अस्सलाम वालेकुम। स्टिल नॉट आउट। 103 कैफ 1 स्टार्ट। अच्छा जी आपके MCQs में से MCQ 8 और 8 तो कर लेना फटाफट जी। MCQ 8 पेपर निकाल के साथ रखा करें और किताब भी साथ साथ, ठीक है। An anti owns 50 trees that are used in production of agricultural produce। इसका मतलब ये बियरर प्लांट है। अब मतलब बियरर प्लांट तो नहीं कहना चाहिए, वो तो 3 क्राइटेरिया पूरे करेंगे तो लिविंग प्लांट है जिस पे फल लगता है, ठीक है। द ट्रीज हैव एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड विल नॉट बी सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैम्स। तो ये कौन सा प्लांट है फिर? बियरर प्लांट है, क्योंकि ये यूज होता है इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब इस पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगती है। फिर यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 साल का मतलब क्या है? 1 साल से ज़्यादा दफ़ा लगेगा फल इस पे। और ये खुद एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बिक सकता, मतलब इसकी लकड़ी वो खुद किसी काम की नहीं है। तो ये तो सॉरी को मसला, ये तो क्या है? बियरर प्लांट। अब बियरर प्लांट है तो what how should these trees be accounted for? At fair value less cost to sell? नहीं. At lower of cost as NRV? No. At cost less accommodation? Yes. At cost under? No. तो ये है सी, ठीक है जी। चलो जी, अब इधर तो और कुछ था नहीं IS 41 का। आपको 1-2 सवाल कहे थे कि आपने करके आने, उम्मीद है आपने किए होंगे। हो गए थे? ओ वेरी गुड यार, छा गए हो। ये जब आप लोग कहते हो ना तो मुझे बड़ा दिली सुकून मिलता है। मैं क्या बताऊँ आपको क्यों मिलता है दिली सुकून भला? यार इस काबिल तो थे ना। हाँ, किस सवाल में? एक मैंने आपको मैंगो दिया था सवाल में सवाल में एक टेड दिया था और एक और भी था टर्म टेस्ट 2 का। टेस्ट आपको मिले हुए हैं ना? अच्छा जी, तो मैंगो वाले सवाल में कोई मसला तो नहीं आया? ये नहीं करा रहा मैं। सोल्यूशन ओपन कर लेते हैं, क्विकली देख भी लेते हैं इसको। 1 मिनट। जी बेटा, मी ना किया करें, खुल के बात किया करें। मांजो लिमिटेड। अरे यार, ये जनाब टर्म टेस्ट 1 ही है ना हमारा अभी? हाँ जी, लो जी, इसकी ची बोल गई। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, ये चल रहा हो, ये भी नहीं चल रहा। ओके, अच्छा जी भाई नोट करो, भाई आमिर नोट करो। जरा पॉज कर दो यार। अच्छा जी, टर्म टेस्ट भाई यहाँ से नोट कर लें। टर्म टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? और कौन सा है? 4। भाई इसको चार्जिंग पे। अच्छा जी, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्विकली, सॉल्व नहीं कर रहा मैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहरहाल इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे इंपॉर्टेंट, अभी आप रिसेंट अटेम्प्ट देख रहे हैं ना, तो रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई सवाल नज़र आया आपको? नहीं ना नज़र आया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को PPE के साथ भी मिक्स किया ही करते हैं, आपको पता है। 36 में नहीं, PPE के नोट करना तो सब कुछ ही मिक्स हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि IS 20 का सवाल नहीं आया, वो आ जाना है शॉर्ट में। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का शायद मिक्स कर दे PPE के साथ, या IS 36 को मिक्स कर दे PPE के साथ, क्योंकि IS 36 का सवाल पूरा आ चुका है, ठीक है। एनीवेज, प्रैक्टिस आपने खूब की हुई है। ऐसे सवाल जिनमें IS 40 और IS 16 मिक्स था, ऐसे सवाल भी आपने काफ़ी सारे कर रखे हैं, ठीक है ना। सवाल पढ़ें जी। प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फॉर इंक्लूजन इन MS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। Also mention at what amount transfer will be made from PPE and IS2 for Sahiwal and Laur. Just mention figures, ठीक है जी। 5 years ago, 10 buildings located in Laiya having cost of 250 were purchased for capital investment potential, ठीक है जी। 10 बिल्डिंग्स को खरीदा ही इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की 20 साल है।
यकम जुलाई 23 पे, हमारा साल कौन सा है जी, यही वाला, यकम जुलाई 23 पे 4 बिल्डिंग्स जो इनमें से थी वो बेच दी गई अगेंस्ट 180। अब कहीं पे पढ़ो, कहीं पे लिखा हुआ है कि क्या यूज करते हैं जी, ये ऊपर लिखा हुआ है ML कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। लाजमी पूरा सवाल पढ़ा करें, ठीक है ना, पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक 2 दफ़ा सवाल पढ़ना है आपने, फिर सवाल को शुरू करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू मॉडल पर चल रही होंगी। 5 साल पहले ये 10 बिल्डिंग्स खरीदी थी, इनकी कॉस्ट 250 थी, ठीक है। अब फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स हैड नॉट येट बीन, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स हैज नॉट बीन क्लियरली डिटर्मिनेबल, लेकिन कहता है एट ईयर एंड, हाउएवर एट ईयर एंड द फेयर वैल्यू माइट वेरी बिटवीन। तो ये डिस्क्लोजर पर्पस के लिए तो यूज़ हो सकता है, लेकिन इसको फेयर वैल्यू तो नहीं कह सकते ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी चूंकि इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं थी तो किस पे पड़ी होगी, कॉस्ट पे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हुई होगी। और फेयर वैल्यू बाद में पता लग भी जाए तब भी हम इसको फेयर वैल्यू पे ला नहीं सकते। तो बुक वैल्यू हमने निकालनी है यकम जुलाई 2023 पे, ऐसे ही है। तो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट बिकने वाली बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो 250। तो कितनी बिल्डिंग्स की कॉस्ट है, 10 की। कितनी बिकी हैं, तो कितना बना, 100। ये आ गई आपकी बिल्डिंग्स की कॉस्ट, ठीक है, ऐसे ही है। ये कॉस्ट आ गई। बुक वैल्यू डायरेक्ट क्या निकालनी, पहले मैं यूँ कर लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ हमें क्या चाहिए जी, डिस्पोजल की कॉस्ट तो आ गई 100। अब इसकी क्या कर लें हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैलकुलेट। तो 100 को डिवाइड करें, यूजफुल लाइफ कितनी थी जी, यूजफुल लाइफ कितनी थी। अच्छा, रेजुअल वैल्यू कहीं देखो, रेजुअल वैल्यू भी माइनस करनी पड़ सकती है। रेजुअल वैल्यू देखो, है रेजुअल वैल्यू, होती भी तो आपको कहना चाहिए था माइनस नहीं करनी है, हद हो गई, कह रहे हैं ढूंढें। रेजुअल वैल्यू होती भी तो क्या माइनस करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है और मजबूरी में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने कॉस्ट पे रखा है क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे, तो उसको कॉस्ट मॉडल पे रखते थे और उसकी मौत तक उसको रखते थे। और रेजुअल वैल्यू अगर गिवन भी होती तो उसको जीरो अज्यूम करते थे। कैसे आपने कह दिया ढूंढने, हद हो गई। तो डिवाइड बाय 20 इंटू, कब खरीदा था इसको, 5 साल पहले, ठीक है। तो अच्छा जी, अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है। 5 साल पहले किस दिन खरीदा था, ये तो क्लियरली बता नहीं रहा, तो क्या फिर अज्यूम करना चाहिए जी, जी बोलें। अगर अज्यूम, फिर पढ़ लें, 10 बिल्डिंग्स इन लैया 5 years ago 10 बिल्डिंग वर परचेज, ठीक है। यूजफुल लाइफ इनकी 20 साल थी, यकम जुलाई पे हमारे साल के दरमियान में। अब ये अज्यूम करना चाहिए कि जब खरीदी थी तो पूरा साल, डेट ऑफ परचेज में केवल साल का पहले दिन अज्यूम करते हैं ना, तो 31 दिसंबर तो ईयर एंड है ना, चांद, तो हमारे साल के दरमियान में ये बिक रही है ना, ठीक है। हाँ, आपने नोट बनाना है, ओके गुड। तो नोट बनाना है तो पहले आप 5 साल पहले तक इसको स्टार्ट पे पहुंचाएं जी। कितना आता है, 25, ठीक है। यार मैं वर्किंग वैसे कर लेता हूँ जैसे हुआ करती है, टेंशन क्यों लेते हो। ये लो, आप सिर्फ डिस्पोजल की वर्किंग कर लें, ठीक है। सबकी वर्किंग अलग करनी है, डिस्पोजल की अलग करनी है, अलग कर लें। यकम जनवरी 2013 पे मैं कह रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 250 बटा 10 इंटू 4 यानी 100, ठीक है। उसके बाद इसी दिन इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, वो आप इस 100 को डिवाइड करें। साथ साथ पहले मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, हद हो गई यार, सोल्यूशन साथ खोला हुआ है जी। ये 100 डिस्पोजल की, सबकी कॉस्ट 250 थी, 100 की कॉस्ट यहाँ से निकल गई डिस्पोजल वाली 100 की, ठीक है। अब इस 100 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जैसे कर रहा था ना, बस वैसे ही फिगर्स निकालता जाऊं और फिर शो करता जाऊं, ऐसे ही मैं नोट बनाने लगा था, अल्लाह माफ़ करे जी। ये 100 निकल आया, ये 100 एसेट की कॉस्ट में से क्रेडिट और ये बिकी है, ठीक है। अब इनकी डेप्रिसिएशन साल के पहले दिन तक तो अक्यूमुलेशन के अंदर पड़ी होगी, ठीक है। और वो अक्यूमुलेशन कितनी निकालनी है हमने, वो सबकी निकालनी है। जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने निकाली यकम जनवरी 2013 पे ऑफ ऑल, ठीक है ना, अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल बिल्डिंग्स यकम जनवरी 2013 पे। अब ये तो पूरी की पूरी 250 रुपये की कॉस्ट डिवाइड बाय क्या जी, 20 इंटू कितने साल पहले खरीदा था इसको, तो क्या आंसर आया, 62.5
62.5, ठीक है। तो ये 62.5 ओपनिंग आ गया सबकी, ठीक है। अब आते हैं डिस्पोजल की तरफ। डिस्पोजल की कॉस्ट हमने निकाल ली थी, ठीक है जी। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालनी है, तो अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालें। और ये मेरे ख्याल में तो डेट ऑफ सेल तक अब निकालें, क्योंकि 62 शहर के 5 आपने इकट्ठा ही ओपनिंग में रख दिया है। तो इस ओपनिंग के अंदर इस डिस्पोज होने वाली 4 बिल्डिंग्स की भी कॉस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन हम निकालते हैं फिर डायरेक्ट आके 1 जुलाई 2013 पर, ठीक है। अब 1 जुलाई 2013 पर 100 को डिवाइड करें 20 से, लेकिन अब इसको 5.5 साल, ठीक है। लेकिन इस 5.5 पर आने के लिए आपको 6/12 भी तो चाहिए, ठीक है। यानी आपके इस 100 वाले एसेट की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर भी है। मैं वर्किंग उस तरतीब में नहीं कर रहा। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2013 वो सिर्फ और सिर्फ बननी है 100/20 इंटू 6/12, ठीक है। कितनी? ये 2.5 भी इसकी डेप्रीसिएशन है फॉर द ईयर। और बाकी जो बचेंगी बिल्डिंग्स उनकी डेप्रीसिएशन वो कितनी बनेगी जी पूरे साल की? वो कितनी बनेगी? मैं वर्किंग उस फॉर्मेट पे नहीं की, वो फॉर्मेट पे दिखा देता हूँ। वर्किंग उसी फॉर्मेट पे ही पड़ी हुई, ठीक है ना जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर रिमेनिंग बिल्डिंग्स की अब कितनी बची हैं जी? 250 में से 100 तो गई निकल, तो जो बाकी बची है डिवाइड बाय 20 करें, और ये पूरे साल की डेप्शन आ गई इनकी 150 की जी 7.5। अब इधर देखो, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और ये डेप्शन एक्सपेंस टोटल कितना बना? टोटल कितना बना? ये 10 इधर पड़ा होगा, ये ठीक है। ये 10 डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर, सबका 6 महीने डिस्पोजल वाली का और पूरे साल बाकियों का, ठीक है। और उसमें से कितनी कमीशन निकाल दें जी? 27.5। ये येलो क्या है? ये येलो डिस्पोजल की जनरल एंट्री। कॉस्ट एसेट अकाउंट में से 100 निकलेगी और अक्यूमुलेशन इस डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी, ये 27.5 निकल गई। ओके हो गया। और फिर ईयर एंड के ऊपर कुछ नहीं करना, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू तो डिटर्मिनेबल है ही नहीं थी, ठीक है। तो हमने फिर क्या कर लिया जी, क्लोजिंग बैलेंस निकाला और उसको माइनस कर दिया, तो 105 पे आ गया, ठीक है जी। कोई मसला? अच्छा, अब इस वर्किंग को प्रॉपर इसी तरीके से हम करते थे। ये देखें कहानी हुई। चलें खैर, फिगर्स तो निकल आई है ना। आप जैसे मर्जी वर्किंग करें, कोई मना किया आपको कभी? ठीक है। अच्छा जी, आ जाए। फिगर्स तो निकल आई सारी, फिगर्स तो ओके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मॉडल है और 20 ईयर्स है। वैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय वैल्यूअर, ऐसी हमने एक पॉइंट लिखा। लेकिन ये वाली लाइन याद होगा आपको, हमने लिखनी होती थी उनके बारे में जिनकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं होती। अगर उनकी कोई रेंज पॉसिबल हो तो कहा था सवाल ने कि लिखा करो, तो वो लिखती है। ठीक हो गया। फिर जी एमएल के पास एक प्रॉपर्टी है साहिवाल में, जो कि यूज हो रही है एज अ वेयर हाउस, यूज एज वेयर हाउस। तो ये क्या है? पीपी, जिसकी कॉस्ट और अकोमोडेशन इतनी है, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल। एमएल यूजेस कॉस्ट मॉडल, ठीक है जी। ऑन 30 सितंबर 23 एमएल की प्रॉपर्टी मौजूद है 260, उसकी कॉस्ट है 70, उसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है। 30 सितंबर 23 पे प्रॉपर्टी को खाली कराया और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उसको इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए रखेंगे, तो पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई, ठीक है जी। अब एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज 192 मिलियन, और एमएल यूज करता है फेयर वैल्यू, पढ़ा है ऊपर पढ़ा हमने 31 दिसंबर पे, फिर बाद में देखेंगे, पहले लेके तो आए इसको। अब हमने इसको पीपीई से ट्रांसफर करना है, तो ये उसने लिखा हुआ है जी, एमएल हैज अ प्रॉपर्टी इन साहिवाल बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस हैविंग कॉस्ट ऑफ 260 मिलियन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ 70। तो ये क्या अज्यूम करूं मैं, किस दिन की है? ये ईयर के स्टार्ट की अज्यूम करनी पड़ेगी ना जी। अब पीपीई का जब नोट बन रहा होगा, पीपीई का नोट, उसके अंदर साहिवाल प्रॉपर्टी पड़ी होगी। साहिवाल प्रॉपर्टी का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ये कर लिया होगा वैसे आपने, उम्मीद है। ओपनिंग पड़ा हुआ था कितना 260, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग पड़ा हुआ कितना 70। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी हुई है? पीपीई में, ठीक है ना। यहां से इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब वर्किंग हम करते थे इस तरह से कि 1 जनवरी 2013 पे इसकी बुक वैल्यू ले लें, चले, ठीक है। 260 माइनस 70 कितना बनता है? 190। अब 190 1 जनवरी 13 पे इसको लेकर आए पहले, यकम है 30 सितंबर 2013 पे, ठीक है जी।
तो डेप्रीसिएशन 9 महीने की निकालेंगे, 190, लाइफ कितनी थी इसकी, 10 साल, रिमेनिंग लाइफ थी, वेरी गुड, रिमेनिंग लाइफ, इस दिन की रिमेनिंग लाइफ गिवन है, 10 से डिवाइड किया आपने और 9/12 किया जी, 14.25, हद होगी जी। चलें, आप क्या हो सकता है जी, बोलें, वहाँ पे मैच भी करना होगा ना, ठीक है जी। बुक वैल्यू ये 30/9/13 की बुक वैल्यू है 17 पॉइंट, फिर इस दिन इसको उठाकर ले आओ फेयर वैल्यू पे, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, ये कहता है जी रीवैल्यूड अमाउंट 192 थी, ठीक है, बार बार किया हुआ काम है, लेकिन अच्छी बात है जी, 192 सरप्लस 16.25, ठीक है जी। तो ये 16.25 का सरप्लस आ गया और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, पर लिख तो लेना, ठीक है जी। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में आया और इसको मैंने सीट बेल्ट लगा दी, क्योंकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, दूसरी तरफ फेयर वैल्यू मॉडल है, डेप्शन तो होनी कोई नहीं, ठीक है। अब इस 192 को यहाँ से ट्रांसफ़र आउट कर दो, ये कहाँ चला गया जी, ट्रांसफ़र होके चला गया टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। 30/9/2013 मैंने इसलिए ये ओपन कर लिया कि भाई अगर मिक्स होने वाला सवाल है थोड़ी सी रिवीजन चल जाए ना उसकी भी, कि 2 पीपीई का नोट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट इकट्ठा मांग लेता है जब, तो उसमें फिर क्या करोगे, ये ओपनिंग था, ठीक है, इसमें डेप्रीसिएशन ऐड हुई कितनी जी, 14.25, ऐसा ही है। उसके बाद फिर आपने इसकी कॉस्ट गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है, सुकून हो गया जी। ये सारी की सारी एक्यूमुलेशन क्या होगी, ट्रांसफ़र, रिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो 84.25 यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर जाएगा, 84.25, ये ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ठीक है। उसके बाद इसको रीवैल्यू करेंगे, तो रीवैल्यू होगा कितने से, 16.25 से। अब ज़रा इसका टोटल करो, 192 ही होना है, 190 80, हाँ ब्रैकेट 192 आ गया पूरा। अब ये 192 यहाँ से निकला और ये भी ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, 2 ट्रांसफ़र आ गए नोट में, कोई बात नहीं, ये ट्रांसफ़र इन आउट है, तो ये ट्रांसफ़र आउट हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये 192 यहाँ ट्रांसफ़र इन हो गया। तो ये दोनों नोट इकट्ठे इस तरह से चल रहे होंगे। तो पीपीई के नोट में भी एक ट्रांसफ़र और आ गया, कोई मसला नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं था, तो वैसे मैंने बना दिया कि अगर आपके परिचय में रिक्वायर्ड हो जाए दोनों नोट इकट्ठे। 2-3 सवाल आपने ऐसे देखे थे, आईके को बड़ा फेवरेट पसंद है, आईके पीपीई के नोट के साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मिक्स करता है कि दोनों को साथ साथ बच्चे चला सकते हैं या नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने जब सीखा था तो ऐसे ही सीखा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पूरी वर्किंग करते वहाँ से, यानी एक तरतीब रखी हुई थी कि पीपीई की वर्किंग वो डेट डिस्क्रिप्शन वाली कर लेते थे इस तरह से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वर्किंग लेजर में कर लेते थे, यानी ये यहाँ से निकला है तो अब ये किधर चला गया, लेजर में, पर वो ज़रूरत नहीं, अब आपके दिमाग में बैठ चुका है। अब ये रकम 30 सितंबर 13 पे पीपीई से आया है और 192 पे आया है, और फिर 31 दिसंबर पे यहाँ पर कैरी डाउन फेयर वैल्यू लेनी है, और वो कह रहा है कितनी हो गई है, 200। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लेजर बनाने की, आपको 8 रुपये का पीएनएल में गेन आ गया ना, तो आप ये डायरेक्ट भी कर लेते होते हैं आप, ठीक है ना। तो ये 8 रुपये का गेन आपको इधर नजर आएगा, और चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो कोई डेप्रीसिएशन होनी नहीं। तो ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि बच्चा अगर खराब भी हो जाए तो बच्चा अपना ही रहता है ना, तो लैया प्रॉपर्टी को रखना इधर ही है, ठीक है। हाँ, मतलब उसकी अकाउंटिंग कौन सी चल रही होगी, IAS 16 वाली कॉस्ट मॉडल, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने क्या कहा था साथ में रिक्वायरमेंट एक और भी थी ना, बी रिक्वायरमेंट नहीं, ये क्या थी, ऑल्सो मेंशन एट विच अमाउंट ट्रांसफर विल बी मेड फ्रॉम पीपीई एंड IAS 2 फॉर साहिवाल एंड लाहौर प्रॉपर्टी। तो बता तो दिया है, अलग से क्या अलग से मेंशन करें, ये आपने क्या बताया आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जी, मतलब डिस्क्लोजर में क्यों लिखे हम, ये तो वैसे ही एक पॉइंट सवाल में लिखा गया, ट्रांसफर आउट फ्रॉम IAS 16 वाज मेड ऑन 192, तो ये नज़र तो आ रहा है 192, तो ठीक है। अब सवाल ने अगर रिक्वायरमेंट डाल दिया तो आप इस तरह से एक लाइन अलग से करके लिख दें, इसको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो नहीं कह सकते, ठीक है। वैसे ही नज़र आ रहा है आपको, ट्रांसफ़र इन किस पे हुआ है, 192 पे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी थी कमर्शियल शॉप, जो कि लाहौर में फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी क्या थी ये, इन्वेंट्री हैविंग कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ इतने एंड इतने ऑन यकम जनवरी 23। अब
देखो अगर ये इन्वेंट्री में पड़ी है तो यकम जनवरी 23 पर इसकी कॉस्ट 145 है और फेयर वैल्यू 155 है, तो 155 को इग्नोर कर दो क्योंकि IS2 में कोई हायर ऑफ कॉस्ट और NRV पे नहीं, NRV है ना, सेल प्राइस की NRV लोअर पे होता है ना, इसलिए इसका मतलब ये इन्वेंट्री है तो ये कॉस्ट पे पड़ी होगी, अनलेस कि इसकी NRV इस सवाल में शरारत करता हूँ और 140 लिखी होती तो आप फिर कहेंगे 140 पे पड़ी है। ये बात ज़हन में रखें, ऐसी छेड़खानी हो सकती है सवाल में, ठीक है ना। अच्छा, वो कहता है जी यकम जनवरी 23 पर, अच्छा ऑन 30 जून 23 इट वाज गिवन ऑन रेंट टू लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कहाँ चली गई जी, अब इसी 145 पर इसको ट्रांसफर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पास तो इन्वेंट्री के पास तो कोई फेयर वैल्यू मॉडल है नहीं, तो इन्वेंट्री में से इसको क्रेडिट करना है 145 से। लेकिन मुसीबत क्या है, IS40 ने कहना है मैं ना मानूं 145, मुझे तो इस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट होना है 157, ठीक है जी, और गेन लॉस कहाँ चला जाएगा, एंट्री करूं या एंट्री हो गई, क्रेडिट डेबिट और बैलेंसिंग फिगर गेन, ठीक है। अब हम तो नोट बना रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो उसके अंदर 157 पे ये इन हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो उसने क्या बोला है साथ में, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एट व्हाट अमाउंट ट्रांसफर विल बी मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये आपने अलग से, मैंने कहा इसको डिस्क्लोजर ना बनाओ, इसको अलग से कहीं पे आप लिखो, तो आप कहोगे कि हमने इसको इन्वेंट्री में से हमने किस पे ट्रांसफर किया है, 145 पे, ठीक है, ये लिखा होगा, देख लें जरा 145, ठीक है। लेकिन इन वहां पे किस पे हुआ, 157 पे, और उसके बाद फिर ईयर एंड पे ये वैल्यू बढ़कर होगी 160, तो 160 पे ले जाना है तो 3 रुपए का गेन बुक हो गया, नोट खत्म हो गया। अब अगला जो पॉइंट था, रेंटल्स अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल 10 मिलियन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल, ये किस लिए था, डिस्क्लोजर, तो ये डिस्क्लोजर लाजमी देना होता है, तो ये आपने यहाँ पे एज इट इज लिख लेना था, रेंटल्स अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट 12 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 2 मिलियन, ठीक है जी। कोई मसला, बोलो भाई, यहाँ पे टाइम इसका, ये सवाल हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा सवाल दिया था जी आपको, टेड, टेड, ये 4 और 5 इकट्ठे ही हो रहे हैं भाई, 4 और 5 इकट्ठे ही हो रहे हैं मेरे को, ठीक है। डिस्कशन इन जनरल एंट्रीज करो जी, पता नहीं अब इसके साथ क्या करता है IS41 के साथ, लास्ट टाइम तो लिफ्ट नहीं कराई, बड़े अरसे बाद जाके खुल के लिफ्ट कराना शुरू की थी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इसने IS41 को। ये जो आपने आखिरी 2 सवाल नहीं देखे, बड़े बड़े सवाल पास पेपर के, तो सही कंप्रिहेंसिव सवाल थे, ये अब IS41 में आए हैं कब, जब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से वो निकल आया, उससे 2 अटेम्प्ट्स पहले जी। बी पार्ट, सॉरी जी, बी पार्ट मेरे से रह गया, कहता है जी मांगो लिमिटेड also provides security and maintenance services to tenants who occupy these buildings. In this context, assume ML also provides security and maintenance along with rental services. Consider the impact of these services on the classification. ये थोड़ी सी गपशप लगानी थी, मैंने आपको बताया था कि ancillary services अगर in total significant हैं, ancillary services significant हैं, तो फिर आपकी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं, और अगर इनसिग्निफिकेंट हैं तो फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मैंने मिसाल दी थी आपको 2, मैंने कहा था एक है आपके पास कोई 10 मंजिला टावर, ठीक है, प्लाजा, जिसमें दुकानें हैं, जिसमें दफातर हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स हैं जो आपने किराए पे दिए हुए हैं, साथ में आप वहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज भी आप देते हैं, उधर जैनिटोरियल सर्विसेज मतलब सफाई वाले भी आपने रखे हुए हैं, सिक्योरिटी वाले भी आपके हैं, और एडमिन स्टाफ है जो ऐसे आपके किराए शराए इकट्ठे करेगा, या कोई शिकायत होती है, कोई मसला होता है, तो एक छोटा सा आपने उसके अंदर डिपार्टमेंट भी रखा हुआ है। तो जैनिटोरियल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन ये आप कर रहे हैं, लेकिन उस 10 मंजिला प्लाजे में आपने दुकानें, दफातर और अपार्टमेंट्स किराए पे दिए हैं। अब मेरा सवाल है, क्या आपका मेन काम वो सर्विसेज देना है, जैनिटोरियल वगैरह, तो एंसिलरी सर्विसेज क्या है, इनसिग्निफिकेंट, तो फिर ये प्लाजा आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी मिसाल मैंने आपको दी थी PC होटल की, या कोई भी इस तरह का बड़ा होटल जिसके अंदर कमरे भी किराए पे दिए जाते हैं, लेकिन क्या वहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि उनका काम सिर्फ कमरे किराए पे देना है, नहीं, वहां पर होटल मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट होटल सर्विसेज जो है वो ज़्यादा दी जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, इवेंट्स वहाँ पे हो रहे होते हैं वहाँ पे, और शॉप्स भी होती हैं वहाँ पे, ब्रांड्स भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, बहुत सारी सर्विसेज वो दे रहे हैं, प्लस कमरे भी दे रहे हैं। कोई बंदा बाहर से आ जाए तो वहाँ पे वो मीटिंग्स करें तो मीटिंग्स करके वो वहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब एंसिलरी सर्विसेज इन रिलेशन टू रेंटल ये बहुत सिग्निफिकेंट हो गई। तो उस सूरत में PC होटल के लिए ये
जो इनकी बिल्डिंग है ये पीपीई कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसको जरा एक दफा पढ़ भी लेते हैं। ये अच्छा पॉइंट था, जरा दायरा ढीला रह गया होगा किसी वक्त में, उस वक्त नहीं ध्यान में रहा होगा, तो फिर दोबारा देख लेने में हर्ज नहीं है, हर्ज कुल नहीं होगा, हर्ज नहीं होता ये। तो लें जनाब, एंसेलरी सर्विसेज पे आ जाएं। शुरू में ही था, ये देखें, ये इन सम केसेस एंटिटी, लेकिन इसमें ना, इसमें ही मैंने तो मिसाल दी थी, लेकिन इसमें उसने क्या कहा था, उसने कहीं कहा था जजमेंट लिखो, ये इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमिन वेदर इंसेंटिव्स आर सिग्निफिकेंट टू अरेंजमेंट एज अ होल एंड जजमेंट इज नीडेड टू डिटरमिन वेदर अ प्रॉपर्टी क्वालिफाइज एज। तो यहाँ पर उसने आपकी जजमेंट पे छोड़ा है, जजमेंट इज नीडेड, तो अकाउंटेंट की जजमेंट पे है। बहरहाल मैंने कोशिश की आपको थोड़ा बहुत समझा दूं, जरा थंब रूल्स है। ठीक है, तो क्या है जी, इफ एंसेलरी सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल, तो फिर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ओनर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू टेनेंट्स हु ऑक्यूपाई द बिल्डिंग। जबकि अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है टू द अरेंजमेंट एज अ होल, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, एंटी ओन्स एंड मैनेजेस अ होटल एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गेस्ट्स आर सिग्निफिकेंट टू अरेंजमेंट एज अ होल। अगर सिग्निफिकेंट है, वो कह रहा है सिग्निफिकेंट है, तो फिर आप उसको पीपीई करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था ये। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, कितने गया यार टर्म टेस्ट। लें जी, ओके जी, 5 4 5 4 ओके। अच्छा 5, Ted started running a farm that is involved in agricultural activity whereby it buys dairy producing cows. ठीक है, at the start of financial year, Ted purchased 1000 dairy cows with an average age of 2 years old for 1.5 million. टोटल ये क्या गिवन है जी, टोटल। ध्यान से सवाल बस पढ़ना होता है। टोटल अमाउंट ये पे की है, एक गाय की नहीं है, एक गाय नहीं 1.5 मिलियन की आई, 15 लाख की। वैसे यार बड़ी सस्ती उस्ताद जी, 1500 की एक गाय, कमाल हो गया। चलो फिर पता नहीं अब ये एक है या क्या है, बहरहाल तो सवाल है ना, सवाल। ठीक है, प्लास्टिक की काउज होंगी, गुड। आज भाई बोल रहे हैं, लगता है थोड़ा सा भाई को कॉन्फिडेंस आ ही गया। टेड हैज फॉलोइंग डेटा ऑन फेयर वैल्यूज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जाहिर है उन्हें फेयर वैल्यू की खरीदनी थी। 2 साल ओल्ड वाली ईयर एंड पर इतने की हो गई हैं, फिर 3 ईयर ओल्ड स्टार्ट ऑफ द ईयर इतनी और 6 ईयर एंड पे इतनी हो गई है। ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी सोल्ड 40,000 गैलन्स ऑफ मिल्क। प्लास्टिक दी तो नहीं देंदी सी। अच्छा ये डॉलर्स में कर लेते हैं ना, हम समझ लेते हैं दिमाग के अंदर। ठीक है, ओके, फिर गुजारा हो जाएगा। नहीं ऊपर लिखा रहे, ऊपर लिखे को छोड़ो, लिखे को छोड़ो। ठीक है, जहन को मुतमिन करना है ना। $1500 की एक, ठीक है, कितने की बनेगी $1500 की? $1500 ठीक है कीमत। 4.5 लाख की तकरीबन होती है लोकल। अगर आप लोकली खरीदें ना, कोई विलायती गां है तो इतने की लग जाती है, समझ आई है? तो ठीक है जी, 1500। आप जरा देन को सुकून दें, तो छोड़े सवाल किया करें आप, इस तरह सोचा करें। ठीक है, अच्छा जी, अब एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 5 क्या कहता है जी, जर्नल एंट्रीज करो। अब सबसे पहले आपने, क्योंकि उसने खरीदी हैं, परचेज 1000 काउज। अब कहीं पे कॉस्ट टू सेल गिवन है अलग से, तो इसका मतलब ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हो गई, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, स्टार्ट ऑफ द ईयर खरीदी है तो 1500 ही है, 1500 इधर भी है। पर काओ, अगर 2 साल की उम्र वाली 1000 काउज आपने यकम जनवरी यानी स्टार्ट पर खरीदी हैं और एक काउ की कीमत 1500 है, तो फिर 1000 की 1.5 ही बनती है। तो पहली एंट्री होगी बायोलॉजिकल एसिड डेबिट 1.5 मिलियन से और कैश क्रेडिट 1.5 से। कोई फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल कोई गिवन नहीं है, तो शुक्र बनाओ। ठीक, कितने गया, ये रहा। ठीक है जी, 1.5 से बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 40,000 गैलन्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस हुए। कोई और न्यू बॉर्न तो आया कोई नहीं, ठीक है ना। तो 40,000 प्रोड्यूस हुए, तो दूसरी एंट्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट 40,000 इंटू 5, तो एग्रीकल्चरल, ये फिलहाल ये एंट्री हो गई है। उसके बाद ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट पीएनएल क्रेडिट 40,000 इंटू 5, 2 एंट्री हो गई। और साथ ही दूसरी एंट्री हम कर रहे हैं मिल्क इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री भी होगी। ओके डन, सही है। उसके बाद ये एंड आया। अब हमारी 2 साल वाली काउस जो थी, जो 2 साल पुरानी, ओल्ड पुरानी होता है ना, 2 साल पुरानी काउस जो थी, वो
एक साल गुजरने के बाद ईयर एंड के ऊपर कौन सी वाली बन चुकी होंगी? 3 ईयर ओल्ड काउ एंड ऑफ द ईयर, यही बनेगा ना। तो अब आपने 1000 काउज हैं इंटू 1650 करना है, तो 1000 इंटू 1650.1 और 1500 पे था तो गेन बुक कर लेना है जी, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और PNL क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 गैलन्स ऑफ मिल्क जो है वो एंटिटी ने सेल भी की हैं। अच्छा, सेल कर दिए हैं, तो फिर तीसरी एंट्री ये बन गई। चौथी एंट्री सेल करो जी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट और फिर इसी से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। यार ये कोई सवाल था? ओके, तो टर्म टेस्ट के अंदर MCQs ही रह गए हैं। किसी बच्चे ने MCQs किए हों? मेरा नहीं ख्याल इन MCQs में कोई मसला होना है। कोई होता अगर IS 40 का तो मैं 41 का तो मैं करा भी देता। ठीक है जी, इसकी टर्म टेस्ट की डिस्कशन अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लोज। ये CK लिमिटेड है जो आपको मैंने लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया था। ये असल में IS 16 का आखिरी सवाल है। उसके बाद फिर दोबारा मैंने आपको ये रिवीजन स्टार्ट हुई है तो तब भी होमवर्क में दिया था, ताकि ज़रा नोट के सवालों की थोड़ी सी, नोट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नोट के साथ कुछ भी मिक्स हो सकता है, आपको पता है। IS 23, 20, 40, 41, 36 ये पाँचों इस IS 16 में नोट के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो पसंद करता है ICAP नॉर्मली वो 40 के साथ मिक्स कर देता है या 36 के साथ। बाकी भी आ सकते हैं, 23 के भी मिक्सचर आपने देखे हैं, पर 23 का ना सवाल अच्छा नॉर्मली 6-8 नंबर का बन जाता है, तो मे भी वो अलग से एक सवाल बन जाए। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अभी जो बाबा जी जो है ना वो बस अंदाजे लगा रहे हैं, ठीक है। शायद कल की क्लास तक कुछ ना कुछ कंक्लूजन हम निकाल ही लें ठीक है, लेकिन आप इसको देख लें कि हमारे किसी टॉपिक के ऊपर ग्रिप कम नहीं है। जहाँ से मर्जी चला जाए वो पूछने, बस आपकी अपनी कमज़ोरी कोताही हो सकती है, वरना हर तरह से हमने हर चीज़ को तैयार किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे टर्म टेस्ट 1 की डिस्कशन क्लोज कर दिया हमने जी। अच्छा जी, अब टर्म टेस्ट यहाँ से जनाब टर्म टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन 3, यहाँ से बात शुरू करते हैं जी। हाँ जी, इसके अंदर मामला क्या है जी, देखें ज़रा। उस्ताद की कॉल आ गई थी। अच्छा जी, पढ़ें। In accordance with IFRS, prepare journal entries in the books of GL for the year 31 December 25 also show necessary workings. Okay जी, गुज्जर लिमिटेड is engaged in poultry farming and prepares its financial statements. हाँ, गुज्जर पोल्ट्री, चलो खैर, चलो कोई बात हो जाता है। उसने मतलब वहीं गाय भैंसों के साथ ही मुर्गियां रखी हैं, खुद ही पाल रही हैं, बस ठीक है, छोड़ो, टेंशन ना लो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंड 31 दिसंबर 2025। ऑन 3 जनवरी 25 साल के शुरू में GL परचेज्ड 60,000 नेटिव चिकन्स। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर अमाउंटेड टू 0.2 मिलियन। ये टोटल बताए हैं उसने या पर चिकन? अच्छा, 2 लाख 2 लाख एक चिक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं। GL incurred initial feeding and vaccination cost of 2 initial feeding और वैक्सीनेशन 2 मिलियन की in respect of these birds. On that date, fair value of each bird was 850 रुपये और estimate cost to sell was। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में साथ के साथ एंट्रीज करते जाएं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो सबसे पहले आपने जी 60,000 को पकड़ा, उसको 850 से मल्टीप्लाई किया, बेसिकली 850 को 95% भी कर लेना। ठीक है, ये क्या आ गई जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लेकिन एट द सेम टाइम आपको 60 को प्लस 0.2 करके तो आपको कैश को आउटफ्लो के तौर पे भी लेना था। ठीक है ना, यानी आपकी
डेबिट होगी अमाउंट जो, वो होगी 60,000 चिकन्स हैं, चिक्स हैं 850 इंटू 95%। आंसर मुझे तो भी ठहर जो यार, सोल्यूशन खोलने दो उस्ताद। कौन सा सवाल है? तीसरा ये रहा जी, 48। ये क्या? अच्छा, ऊपर क्या था? 4% है सवाल में, 5% है ना? एक मिनट देख लेते हैं, चलें ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। इन अगस्त 2023 अ डिजीज अफेक्टेड पोल्ट्री फार्म्स इन रीजन ऑन 18 अगस्त 25 गवर्नमेंट फॉर्मली अप्रूव्ड कंपनसेशन ऑफ 5 मिलियन टू जीएल। अच्छा जी, ये आपकी गवर्नमेंट ग्रांट आ गई, इसको बाद में देखते हैं। 30 नवंबर 25 पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 10 मिलियन के अंडे माशाल्लाह, ठीक है जी। ऑन 2 दिसंबर प्रोड्यूस वर सोल्ड फॉर 20% अबव फेयर वैल्यू, ठीक है जी। वाइल एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस वाज 6%। On 31 December, fair value of chickens assume the number of birds is same as on 3 were measured at estimate cost to sell at year end was revised to। अब ये estimate change है तो क्या करना चाहिए जी? बेटा ये तो क्लोजिंग में ही आएगा मेरे ख्याल से, तो इस एस्टीमेट चेंज को हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? इस हाँ, एक मिनट ज़रा इसको देखें। कॉस्ट टू सेल 3% है, सॉरी एस्टिमेट कॉस्ट टू सेल 5% है, और उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एट ईयर एंड वाज रिवाइज टू एस्टिमेट साल के एंड पे पता लग गया है, साल तो हमारा ही है, तो ठीक है फिर मान लेते हैं ये बात। लेकिन इधर 5% के हिसाब से क्या सोल्यूशन में गलती है? तो सही है ना फिर, 5% ये 4 से आती है। करो जी, करो ज़रा इसको, 51,000 इंटू 4%, आंसर इज ये सही है, सुबहान अल्लाह। और ये ठीक है। उसके बाद ईयर एंड के ऊपर कहाँ है फेयर वैल्यू? ईयर एंड वाली 60,000 1200 के हो गए, और यहाँ पे भी 4% ही है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गेन है, लेकिन इसमें से माइनस किसको किया? इसी 48,000 को। स्पेसिफिकली कहीं पे IAS 41 में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल अंदाज़ा एस्टीमेट हमारा जो होता है, अंदाज़ा था ना, या तो पहले कोई एग्जैक्ट फिगर होती, ठीक है, अभी भी कोई एग्जैक्ट फिगर होती तो फिर हम कहते जी पहले चेंज था अब चेंज हो गया, है ही एस्टीमेटेड कॉस्ट, एक अंदाज़ा ही है। तो अंदाज़ा अगर बदल जाए साल के एंड पे, तो मेरे ख्याल में मुनासिब यही है कि आप उसको पहले दिन से अप्लाई करें, जैसे हम सोच कर आए हैं आज तक। यानी लाइफ बदले ईयर एंड पर, तो हम साल के पहले दिन से अप्लाई करते हैं। क्यों? हम कहते हैं यार अब जब अंदाज़ा सही हो ही गया है, तो गलत अंदाजे वाली फिगर क्यों रिकॉर्ड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो उस बेस के ऊपर मेरे ख्याल से एस्टीमेट चेंज कर देना, रिवाइज कर देना मुनासिब रहेगा, ठीक है। बाकी तो फिर कोई काम ऐसा था नहीं। ईयर एंड पता लग गया ना हमें, एस्टीमेट चेंज है, ठीक है। पहली बार में आप सब ने भी ऐसे ही कैसे, मैंने कहा यार मेरे ख्याल में तो IAS 41 में कुछ नज़र नहीं आ रहा, पर एस्टीमेट अंदाज़ा अगर साल के एंड पे आपको बदल गया, नया मिल गया है, तो चूंकि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में ही है, तो गलत अंदाजे वाली फिगर क्यों डालना? या तो गुजर चुका होता साल, तो फिर जो गुजर गया था वो गुजर गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब है, इसको करेक्ट कर लें जी, ठीक है। इसको क्या कर लें? 4% कर लें इसको काट के, ये था करेक्ट ही, बस यहाँ पे 5% लिखा रह गया, ठीक है। चलो अच्छा जी, उसके बाद तरतीब से चलें ज़रा भाई, तवज्जो प्लीज़। को काम का काम कर, फिर करते रहो, कोई ऐसे शुगर लगा रहे हो तो फिर काम करो करो। अच्छा जी, 60,000 खरीदे हमने, और इनिशियल 2 मिलियन की कॉस्ट, ठीक है जी। तो पहली एंट्री बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 51,200, कैश दोनों चीज़ों को ऐड करके आया 51,000 और 200 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और आपका बैलेंसिंग फिगर P&L के अंदर चला गया। फिर जो आपने खर्चे किए इनिशियली 2 मिलियन के वैक्सीनेशन वगैरह पे, ये सिंपल क्या कहा करता था मैं आपको, एक्सपेंस आउट कर दें, तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट आ गया ना, वहीं पे चला जाएगा, अल्टीमेटली वहीं पे चला जाएगा, दोनों तरह से जाना P&L में ही, ठीक है ना। अगर आपने इसको पहले स्टार्ट के अंदर क्या रखा जी, आपने इसको स्टार्ट के अंदर ये 5% पे ही रखा, ठीक है,
तो ये फिगर चेंज हो गई, ये पीएनएल में चला गया। ईयर एंड पे जब आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो उस डिफरेंस के अंदर भी ऑटोमेटिकली गेन लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों राय हो सकती हैं, ठीक है ना। एस्टीमेट है, अंदाज़ा है। हाँ, अगर पिछले साल में ये परचेज हो गई होती हमारे साल के अंदर, फिर वो दूसरा साल होता तो फिर उसको ना छेड़ते, बस फिर जो गया सो गया, और उसमें भी फिर पीएनएल के अंदर सारा गेन लॉस चला जाना था। तो अल्टीमेटली चूंकि यहाँ पे हमारी रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी किस पे हो रही है, फेयर वैल्यू पे, तो जो गेन लॉस का डिफरेंस है वो सारा कहाँ चला जाएगा। तो एस्टीमेट चेंज का असर भी पीएनएल के अंदर ही जाना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी को समझ नहीं भी लगी तो भी खैर है, वो भी चल जाएगा, क्योंकि टोटल में पीएनएल के अंदर बात एक ही रहनी है, उसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ना। टोटल पीएनएल के अंदर जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस जाना है वो एक्चुअल फिगर ही जाएगी, जो दोनों से मिलाकर आएगी। इसलिए एक राय की बात है कि जैसे चलते आ रहे हैं आज तक वैसे ही चल लें, कि अगर हमारे साल में खड़े होकर हमें पता लग गया है कि अंदाज़ा बदल गया है तो मुनासिब है कि उसको नए अंदाजे के हिसाब से रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि वो हमारे साल में ही रिकॉर्ड हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही है, ये सिर्फ कह रहा हूँ। बाकी अगर वहाँ पे 5% ले लें आप स्टार्ट में और एंड पे 4% ले लें, तब भी पीएनएल के अंदर बैलेंसिंग फिगर आपके गेन को बराबर ही कर देगी, ठीक है। तो दोनों तरह से ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, ओके। पर मेरे दिल में ये इसलिए आई, मैंने ये कहा कि देखें, अगर आप एक तरतीब पे चले आ रहे हैं कि आपको याद एक रखा हुआ है ना आपने कि अगर एस्टीमेट बदल जाए साल के एंड पे तो उसको साल के पहले दिन से अप्लाई करना, तो एस्टीमेट का मतलब सिर्फ लाइफ वाला तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सब चीज़ों पे भी लगा सकते हैं। नए अंदाजे के मुताबिक आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल में कॉस्ट सेल नई वाली ले लें अगर रिवाइज हो गया एस्टीमेट, ठीक है, ओके। आज से पहले किसी सवाल में ये रिवाइज हुआ नहीं था, तो इसलिए दोनों तरफ जा सकते हैं, पीएनएल के अंदर फ़र्क नहीं पड़ना। पर मेरी राय है कि चले जाइएगा नए एस्टीमेट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, ये होगी एंट्री जी, 2 मिलियन की एंट्री हो गई। एंड दैट डेट, ऑन दैट डेट फेयर वैल्यू ऑफ ईच बर्ड वाज, हमने इसकी अगस्त 25 के अंदर अब कहता है जी डिजीज़ अफेक्ट कर गई है, और 18 अगस्त को गवर्नमेंट ने फॉर्मली, अच्छा मुर्गियां नहीं मरी, डिजीज़ अफेक्ट कर गई है, शायद अंडे कम हो गए होंगे। गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूव की कंपनसेशन ऑफ 5 मिलियन टू जीएल। अब मुझे बताएं, पहली बात, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, ये ग्रांट रिलेट करती है बायोलॉजिकल एसिड से, और उन बायोलॉजिकल एसिड से जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हैं, ऐसे ही है ना। अब इनकी ग्रांट जो है वो IS 41 ने ही बताई थी कि उसमें सिर्फ क्या करना है, इसको कंडीशन के साथ, अगर तो ये अनकंडीशनल ग्रांट है तो इनकम, और अगर कंडीशनल है तो कंडीशन के साथ मैच। अब यहाँ पे कोई कंडीशन लगी हुई नजर आ रही है, देखें ज़रा ध्यान से देखें। कहता है अगस्त 25 में डिजीज़ अफेक्ट कर गई और पूरे रीजन में, और 18 अगस्त 25 को गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन 5 मिलियन की जीएल को दे दी है, बस, कोई कंडीशन नहीं। तो कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है जी 30 नवंबर पे हमने हार्वेस्ट किए एग्स, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अमाउंटिंग टू ₹10 मिलियन एंड एस्टिमेट सेलिंग कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉर्ड करें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट पीएनएल क्रेडिट 10,000 का 96%, ये इनटू है, इनटू, ठीक है, ओके। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिकॉर्ड की, साथ ही उसकी दूसरी एंट्री भी कर लें यार, इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू ऑफ चिकन्स की बात बाद में करते हैं, पहले ये वाली बात कर लें। कहीं पे लिखा हुआ है कि वो बेच दी है, अच्छा 2 दिसंबर पे ये 20% अबव देयर फेयर वैल्यू प्रिवेलिंग ऑन 30 नवंबर, 30 नवंबर को जो फेयर वैल्यू थी उससे 20%, महंगाई थोड़ी होगी होनी, सर्दियां भी आ गई हैं, अंडे है ना, ठीक है। वाइल एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंसेस वर 6% ऑफ सेल वैल्यू। अब ये एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया जी, 2 दिसंबर को 20% अबव करके इसको कॉस्ट से ये 1.2 पर कैश डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया 9600 से, ठीक है। अब वो कह रहा है जी एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंसेस वर 6% ऑफ सेल वैल्यू, तो ये तो पीएनएल के अंदर जीपी के बाद आ ही जाएंगे जो एक्चुअल हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजिकल एसिड, सॉरी, फेयर वैल्यू गेन निकालना है तो 1200 पर बर्ड हो गया, और ये रिवाइज होकर अब 4% वाला ही लेंगे आप, जाहिर सी बात है। 60,000 इंटू 1200 इंटू 96%,
माइनस इससे पड़ा हुआ था, तो ये मज़ीद आपने गेन बुक कर लिया। अच्छा सवाल था। बहरहाल कितनी को प्रैक्टिस करें हम अब। IS 41 के MCQs भी इसमें से कर लें जी, जल्दी से कर लें, जल्दी से जी बेटा। According to IS 41 agriculture, which two of the following expenses would be classified as cost to sell when valuing लिखा हुआ है, ठीक है ना, biological asset and agricultural produce। तो कमीशन टू ब्रोकर कॉस्ट टू सेल है, ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं, इनकम टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट। ये कल ही आपको रिवीजन करते हुए मैंने सामने किया था कॉस्ट टू सेल, एक MCQ आ गया इसमें से, ठीक है। तो ये दोनों है A और C। अकॉर्डिंग टू IS 41 एग्रीकल्चर, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज, कौन से दो आइटम्स बायोलॉजिकल एसिड हैं? ऑरेंजेस अभी शक में है, क्योंकि ऑरेंजेस जब लगे होंगे तो बायोलॉजिकल एसिड हैं, और जब उतार लेंगे तो ये शक में आ गया। एग्स, एग्स तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। चिकन, अब ये तो सही हो गया, एक तो बायोलॉजिकल एसिड है। ट्रीज, ये भी बायोलॉजिकल एसिड तो है ना, लिविंग प्लांट्स हैं। तो मेरे ख्याल में ऑरेंजेस के बारे में क्लियर ना हो तो यही अज्यूम करना चाहिए कि वो हमारी पेटी में पड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे सोल्यूशन के अंदर पता नहीं क्या है, देखते हैं। A एंड C नहीं, कौन सा MCQ है? B एंड D, ठीक है। A एंड C पहले वाले का तो मैं क्या हो, नहीं ये सही है। हाँ मैंने कहा नहीं, मैंने मेरी पहली नज़र इस पर पड़ गई ना A एंड C, मैंने कहा यार ये तो A एंड C लिखा हो। अच्छा नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू IS 41 ट्रू और फॉल्स? शुगर शुड बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो शुगर केन था जब हमने उसको काटा था, ठीक है। और वूल शुड बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ये बात ठीक है, ठीक है। बी है, चल ठीक है जी। ये तो अभी कर लिया ना, ये है ना, ये मैंने रिसेंट टाइम पे डाला था, देख लो, ये हो गया जी, ये मैंने अभी डाला था ना, ये रिसेंट टाइम से उठा के डाला था, ठीक है। ये जो भी किया है ये भी रिसेंट टाइम वाले पड़े हैं, तो ये इंशाल्लाह कर लेते हैं, ओके। अच्छा जी, IS 41 में बहरहाल कोई मसला अभी भी आपका है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम अब आगे बढ़ें। ये क्या खुल गया है? अच्छा ये पढ़ें चैप्टर जी, 16, 40, 23, 36, 20 और 41। मेरी तरफ से इनमें अब कोई चीज़ रहती नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्लाह करे आपकी तरफ से भी कुछ ना रहता हो इनमें। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना भाई, देखो भूली हुई हैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन रिवीजन प्लान को ही फॉलो करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मॉक से पहले एक बार बस कोशिश ये करनी है कि किसी टॉपिक के सवाल करें, एक सीटिंग के अंदर हो जाए, ठीक है। अच्छा अब तो टेस्ट भी आपके सामने ही है, टेस्ट आपके पास मौजूद है, तो जिस टॉपिक को आप पूरा करें कोई बात नहीं, उसके टेस्ट का सवाल भी क्विकली देख ले तो हर्ज नहीं। पर ज़्यादा काम, अब इससे ज़्यादा काम क्या करना है, हो चुका काम। नए सवालों की तरफ अब जाने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, हमने ऑलरेडी काफ़ी काम कर लिया हुआ है। लेकिन एक बड़ा मसला, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आप पेपर से एक दिन पहले कोई नया सवाल कहीं से ढूंढ के लाएं, नहीं वो कोई ज़रूरत नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वो कॉन्फिडेंस को शेक करता है। तो इसलिए जो करना है अभी आजकल में कर लो, नया काम भी जो करना है तो बाद में नहीं करना होता, ठीक है ना। नया करने की ज़रूरत नहीं, वैसे काफ़ी काम है ऑलरेडी, यही पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। काफ़ी काम है, रिवीजन प्लान में थोड़े सवाल नहीं है जी भैया। प्राइस और फिजिकल चेंज वाली वर्किंग भाई कह रहे हैं समझा दें, किसी सवाल में ही चलते हैं जी। ये जान के इसने किया, इसने कहा आगे निकल जाना है इन्हें। ये सवाल हमने किया था, ये तो बहुत लंबा सवाल है, चलो खैर वैसे देखो, बल्कि इसी को ही देखो। अ हर्ड ऑफ 10 2-year-old एनिमल वर हेल्ड ऑन यकम जनवरी X1। तो ओपनिंग कितने आ गए हमारे पास, ओपनिंग कितने आ गए जी 10, और इनकी उम्र कितनी है जी 2 साल वाले, ठीक है। अच्छा फिर कहता है 1 एनिमल 2.5 साल वाला हमने खरीदा, तो परचेज 1 2.5 ईयर वाला यकम जुलाई पे, ठीक है ना। ये यकम जनवरी पे है, ये यकम जुलाई पे,
और 1 एनिमल वॉज बॉर्न ऑन यकम जुलाई, तो यकम जुलाई पे एक न्यू बॉर्न भी है। अब ये 0 ईयर का होगा इस वक्त, ठीक है। और बस कोई एनिमल और बिका नहीं, कोई कुछ नहीं, और क्लोजिंग अब हमारे पास जो भी होंगे सो होंगे। अब यहाँ पर ये प्राइस और फिजिकल की वर्किंग बन जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम उसको समझते हैं इस तरह से कि ओपनिंग वाले हमने कहा था जी क्या क्या चीज़ें लेनी है, हमने क्या क्या चीज़ लेते थे जी, कुछ याद है? एज, डेट, एज और प्राइस। डेट, एज और, तो ओपनिंग के लिए डेट, फिर एज और प्राइस। प्राइस ही लिखते थे ना, मुझे याद नहीं है, प्राइस लिखते थे हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ये लिखते थे। नहीं, यहाँ पे लिखते क्या थे, लफ्स क्या लिखते थे, कहीं ढूंढ के आता हूँ मैं, ठहर जाओ, अभी मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल लिखो। वैसे यार यहाँ से समझा देते तो अच्छा होता, यहाँ से, चलो खैर, चलो खैर यहाँ से समझ लो, खैर कितने गया, ये रहा, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा आप देखो भाई, मैंने आपको कहा था कि हमने यकम जनवरी को, चलो यकम जनवरी को हमने एक वो साल पता नहीं कौन सा है, ठीक है, एक एसेट खरीदा, एक जानवर खरीदा 2 साल का, और इसकी यकम जनवरी पर जो फेयर वैल्यू थी 2 साल वाले जानवर की यकम जनवरी X1 पे वो कितनी थी, 100 रुपया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था आपने 1 साल पहले एक जानवर खरीदा था, ठीक है, मंडी से, अगर इस साल पिछली कुर्बानी पे आप जैसा जानवर खरीद के लाए थे, जो वजन, जो कद, जो रंग, जो नस्ल वाला, आप पिछली कुर्बानी पर जो खरीद कर लाए थे, अगली कुर्बानी पे खरीदने जाएंगे तो क्या वो उतने का ही मिलेगा? नहीं, उसमें इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर प्राइस चेंज अगर लेना है तो आप 2 ईयर्स को कांस्टेंट कर लें और यहाँ पे डेट कर लें 31 दिसंबर। इससे क्या नजर आया कि जो पिछले साल 2 साल वाला बकरा खरीदा था 100 रुपए का, अगर इस साल वही 2 साल वाला बकरा 100 पता नहीं कितने का है, देखते हैं, ढूंढो जरा, 31 दिसंबर पे 2 साल वाला कितने का, 105 का। तो अगर ये 100 वाला 105 का हो गया है तो ये इन्फ्लेशन का असर है, इसको कहते हैं प्राइस चेंज, ठीक है जी। तो प्राइस चेंज कितना है, 5, ओके। और उसके बाद 31 दिसंबर आप सेम रख के अब आप लाइफ बदल लो, ठीक है। तो अगर आप ये बदलोगे तो 31 दिसंबर पर 3 साल वाला कितने का हो गया, 120 का। तो ये आपने क्या, अपनी मेहनत से जो आपने उसका वजन शजन बढ़ाया, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। ये कितना है जी, ठीक है। आइए प्राइस फिजिकल वाली वर्किंग है, अब ये 1 दफ़ा नहीं, अब ये 3 दफ़ा करनी पड़ेगी, गलत सवाल उठा बैठा हूँ। तो फिर परचेजेस आ गई समझ, फॉलो, फिर भी पूरा कर लेते हैं ना, अब इसको पूरा कर लेते। नहीं, पेपर में और किस तरह से करना है, मैं पेपर वाली चीज़ें सिखा रहा हूँ। नहीं, पेपर में कोई और तरीका, पेपरों के बाद नहीं, आई कैप जैसे मर्जी करे जवाब होता है, तुम आई कैप के बैगर हो, लाइन वाले आई कैप की लाइन के बैगर हो, हद हो गई यार। कहता है पेपर में कुछ और करना है, नहीं पेपरों के लिए क्लासें मैं बाद में शुरू करूंगा, एक बार पेपर दे लो फिर मैं बताऊंगा पेपर में कैसे करना था, बाद में। हद हो गई यार, चुप है, ये गुस्सा है, गुस्सा तुमने भी देखा नहीं है, नहीं यार गुस्सा आप जाते जाते क्या देखा, आप लोगों पे गुस्सा आता ही नहीं है यार, अच्छे बच्चे हो आप। अब इसके अलावा सैफ के अलावा, अच्छा जी, उसके बाद यकम जुलाई को आपने एक 2.5 साल की उम्र वाला भी खरीदा था, ऐसे ही है। उसकी क्या कीमत थी उस वक्त, कीमत 108, यहाँ पे भी देखो तो 108 ही होगी ये, ठीक है। अब ये 2.5 साल वाला 108 का था, ये आप 31 दिसंबर पे ला करके एज को कांस्टेंट रख लें, यहाँ से आपको महंगाई का पता लगेगा 6 महीने में कितना महंगा हुआ। तो 31 दिसंबर पे 2.5 साल वाला कितने का हो चुका हुआ है, 111 का। तो ये जनाब आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ महंगाई की वजह से 6 महीने बाद वही 2.5 साल वाला बकरा आप दूसरे को बता रहे होंगे, देखिए टाइम तो मैं खरीद लिया सी प्राइस चेंज आ गया 3 का। वही 2.5 साल वाला आपका दोस्त खरीदने जाए आज, 6 महीने पहले जो आपने खरीदा था 108 का, उसको कितने का मिल रहा है, 111 का। मैंने किसको कांस्टेंट कर लिया,
एज को, ठीक है। अच्छा, फिर 31 दिसंबर को कांस्टेंट रख के अब यहाँ पे क्या कर लो, ठीक है। अब 3 साल वाला वो तो अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था, कितने का था, 120 का। तो ये कितना जी, ये 9 रुपए का क्या है जी, फिजिकल चेंज। अब न्यू बॉर्न बेचारे को क्यों छोड़ना, वो भी कर लें, तो किया हुआ सवाल है वैसे ये। अब न्यू बॉर्न, डेट, एज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है आपको, बस करेंगे। तो अब ये मैं थोड़ा सा करता जा रहा हूँ, आपको सारी चीजें याद आ रही, किया हुआ काम है बेटा, थोड़ी हिम्मत करके, बस छोड़ना कुछ नहीं आपने जी। अब 1 जुलाई पे न्यू बॉर्न आया था तो 0 साल का था, लेकिन पैदा होते ही पता है उसकी फेयर वैल्यू होती है, तो न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू ये 1 जुलाई पे कितनी है, 70, ऊपर नहीं गिवन थी, नीचे गिवन थी, ठीक है। तो 70 का ये है। अब 31 दिसंबर डेट बदल लो, लेकिन आज जाके साथ वाले हमसाये से पूछो, भाई तुम्हारी बकरी ने जो मेमा दिया है वो कितने का है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल न्यू बॉर्न की 6 महीने बाद लबो कितने पे, ये 72, 2 रुपए, ये भी महंगा हो गया, ठीक है जी। प्राइस चेंज कितना, और अब 31 दिसंबर को कांस्टेंट करके 6 महीने वाले की कीमत जाके पता करें, तो 6 महीने वाला 80 का हो गया, ठीक है जी। ये क्या आ गया जी, फिजिकल चेंज कितना, 8। अब यूं हमने बनाया था जी, प्राइस और फिजिकल की हेडिंग दी थी, ठीक है। पहले मैंने न्यू बॉर्न ऊपर ही लिखा रहने दिया था, याद है, प्राइस वो बाद में प्राइस, ठीक है। अब प्राइस के अंदर हमने कहा जी ओपनिंग, बोलो कितने हैं, 10, और प्राइस चेंज कितना है, 5। फिर परचेज वाले कितने हैं, 1, प्राइस चेंज कितना है, 3। फिर न्यू बॉर्न जो है 1 है, प्राइस चेंज कितना है, 2, ठीक है। उसके बाद फिजिकल चेंज, 1 मिनट के लिए पहली लाइन खाली छोड़कर, ओपनिंग 10 थे, फिजिकल चेंज कितना है, 15। फिर परचेज 10 हैं, फिजिकल चेंज कितना है, 9। एक है, और कितना जी, 9। और न्यू बॉर्न 1 है, और फिजिकल चेंज कितना है, 8। भाई उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, छेड़ तो आप मुझे बैठे थे अब। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था बाद में पर्चे में भी ऐसे कर दें, न्यू बॉर्न को इतने जुल्म से ना काटें कि नजर ना आए बाद में, थोड़ा सा ऐसे नजर भी आता रहे, ठीक है। मैंने कहा था इसको यहाँ से काट दें और नीचे ले आए, क्योंकि ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड कहता है फिजिकल चेंज ही है न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न ये यहाँ पे लिखा ही नहीं यार, सॉरी। तो ओपनिंग 10 एनिमल हैं, इनकी कॉस्ट तो लिखवाओ, सॉरी यार। ओपनिंग 10 पड़े थे और हर एक की कॉस्ट कितनी है, 100, तो 10 × 100, 10 हैं, 2 साल वाले हैं, तो 10 × 100 कितना, 1000। फिर ये एक लिया है 2.5 साल वाला, कितने का, 108, और ये न्यू बॉर्न यहाँ पे लिखा हुआ था कितना, 70। ये लाइन चली आ रही है जिसने इसको काटा, ठीक है, और सही है। अच्छा, अब इसको उठा के हम ले आए इधर, बाकी बस जल्दी से बता दो, 50, 3, 2, ये क्या आ गया जी हमारे पास, प्राइस चेंज, टोटल कितना बना, 55। मुझे तो लगता है यही सवाल नहीं किया था, तो ये जैसा किया था डेटा बदल गया, बस यही किया था, तुसी फिर करा लिया मेरे को सवाल, ये तो यार फाउल हो गया जी। मेरी प्रैक्टिस 150, नेक्स्ट सेशन तो मैंने छुट्टी मारनी है जी। 70, 15, 9, 8, 150। नहीं, शायद डेटा बदल गया हो, ये डेटा भी सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है जी। कितना, 2, 35, 37, चलें बताएं। एंट्री इकट्ठी करनी है 55 और 237 की, ठीक है जी। आपने कौन सा क्वेश्चन किया जी, क्वेश्चन 5 पेज 391। कोई और सवाल उठा लेना चाहिए था, वो असल में डेटा बदल जाता ना कम से कम। पेज 391, बोलो। हाँ जी, बस और को फरमाइश, 16, 23, 36,
20, 41, 40, कोई फरमाइश? क्योंकि इनमें कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही। जू वाले एनिमल को आप पाल रहे हैं कि उसको बड़ा करके उसको बेचेंगे गधे की तरह, तस्वीर में ज़हन में लाएं, गधे की तरह। मतलब आप बकरे, चल बकरा रख लो, बकरे रखे हैं आपने छोटे छोटे लेकर कुर्बानी में बेचना है, ये क्या है? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। किस लिए? टू सेल फ्यूचर में, और उसको आप मैनेज कर रहे हो, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। या आपने मुर्गियां रखी हैं, उससे अंडे चूजे आएंगे, चूजे आप बेचेंगे, ये क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि आपने इस इस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज किया। या आपने गाय रखी है फॉर दूध, किस लिए रखी है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो ये क्या है? ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको आपने मैनेज किया कि आपने रखी हुई है, तो ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। लेकिन जू वाले एनिमल्स आपने ना तो फॉर सेल रखे हैं, ना फॉर एडिशनल एनिमल्स रखे हैं, ना फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखे हैं, ठीक है? उनको आपने नुमाइश के लिए रखा हुआ है। अच्छा, वो सेल हो भी सकते हैं बाद में। अच्छा, उनसे भी एडिशनल आपने जो है वो मतलब गाय रख ली है, वो अफ्रीकन गाय सींगों वाली, तो क्या उसके बच्चे नहीं हो सकते? होंगे, उसका भी दूध होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रही है तो वो गार्ड वहीं पे दूध बना के जो है चाय बना के पी लेंगे, पर वो मकसद नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही आपको मैंने कहा था कि घोड़े अगर रखे हुए हैं शादी हाल वाले ने बग्गी में लगाने के लिए, तो वहां पे कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है? वो तीन में से कोई एक, क्या आप उसको ग्रोथ कर रहे हैं उसकी फॉर सेल, या आप उसको पाल रहे हैं फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड, या आपने उसको रखा हुआ है फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप मैनेज कर रहे हैं अगर, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो फिर आप उसको IS 41 में लाएंगे। अब बाकी जितनी भी चीजें आप देख लें, ठीक है? वो मिसालें जो दी थी हमने, जो मिसालें हमने दी थी, वो मिसालें ये थी, ये सारे के सारे यही थे कि आपने वॉच डॉग रखा हुआ है, कोई IS 41 में नहीं आएगा। कहाँ पे लिखे हुए थे? जू एनिमल्स IS 41 में नहीं आएंगे, पता नहीं गया कहाँ पे। ये जू वाले एनिमल्स IS 41 में नहीं आएंगे, वॉच डॉग PC वाला नहीं आएगा, कार्ट हॉर्सेस, पीकॉक बाय रेस्टोरेंट म्यूज, क्योंकि इन सब के अंदर ये नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? किधर गया? ये नहीं हो रहा। इन तीनों में से कोई एक काम हो, और ये क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को फिर मैनेज करना भी जरूरी है। जैसे आप मछलियां पकड़ने समंदर से जाके, तो ये एग्रीकल्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज नहीं किया, ठीक है जी? तो IS 41 नहीं लगेगा जी। और बायोलॉजिकल एसिड अगर किसी लैंड के साथ अटैच्ड है, जैसे कि बाघ, तो उसके बारे में बताया था कि उसकी फेयर वैल्यू नॉर्मली अलग से गिवन नहीं होती बाघ की, तो उसका तरीका फिर ये लिखा हुआ है कि आप एक साथ वाली किसी ज़मीन की वैल्यू लगवाएं और इस बाघ की एज अ होल एक वैल्यू लगवाएं, तो लैंड में से बाघ में से लैंड की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके बाघ की वैल्यू निकल आएगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं बेटा, आपको बाघ है वो यही कह रहा है जहां मसला होगा, ठीक है ना? लैंड की वैल्यू का पता होता है, बाघ की वैल्यू का पता नहीं होता। आपके पास 1 एकड़ खाली जमीन पड़ी है और 1 एकड़ पे आपने बाग लगाया हुआ माल्टे का, मैं खरीदने आऊंगा तो दोनों की कीमत सेम रखोगे आप? नहीं ना, सेम रखोगे। लैंड की मसलन आपके वहां पे 25 लाख का 1 एकड़ मिलता है, लेकिन बाग वाला शायद आप 1 करोड़ का बेचें। अब वो आसपास बिक रहे होंगे ना। अब 1 करोड़ वाले में से 25 लाख निकाल दो तो बाकी 75 लाख फिर क्या है? आपके बाग की वैल्यू। एग्जैक्ट 75,000 लग जाए तो वही लगा लो भाई। उसने यही कहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये मुमकिन नहीं है, अगर ऐसा ना हो तो फिर ये कर लेना, ठीक है? अगर वो डायरेक्ट लगा सके तो फिर मसला क्या है? आप जुमला पढ़ो ना जाके उसका, कहाँ लिखा हुआ है? ये कहता है बायोलॉजिकल एसिड आर ऑफन फिजिकली अटैच टू लैंड, ठीक है? देयर मे बी नो सेपरेट मार्केट भाई, तो जब ना हो तो ये कर लेना, और अगर है सेपरेट तो फिर करो मौज भाई, फिर किसी ने रोका है आपको? देयर मे बी नो सेपरेट मार्केट, तो फिर उस केस में क्या करो? फिर उस केस में ये कर लो जो बताया। जी, जाहिर सी बात है, 5 साल उसने रखवाली करनी है तो 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है।
वॉच डॉग ने 5 साल रखवाली करनी है ना, तो 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? ये एसी का इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? दुकान पे चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, पंखे का इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? हालांकि मशीन तो चल रही है चीजें बनाने के लिए, पंखे का तो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ना बना, फिर एसिड क्यों है? सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आपने पीसी होटल के अंदर जब रखवाली के लिए कुत्ता रखा हुआ है, सॉरी डीओजी, तो वो आपको जब घुस रहे हैं तो वो चेक कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट तो है। ऐसे ही जैसे बाहर आपने वो जो स्कैनर लगाए हैं वो आपको फायदा दे रहा है, वो आप एसिड नहीं कहोगे? वो कैसे एसिड है? तो बेटा मैं क्यों जाऊंगा पीसी में? अगर मैं को बाहर से कोई गोरा अंग्रेज आया हूँ, सिक्योर महसूस करूंगा तो जाऊंगा ना। तो वहीं पे इकोनॉमिक बेनिफिट ऐसे ही आते, यही तो अर्ज कर रहा हूं कि इकोनॉमिक बेनिफिट, भाई देखो जब किसी से बात चल रही हो तो आपस में ही करने की क्या जरूरत है? बेतुकी बात है ना यार। देखो भाई, मैंने ये मिसाल सादा सी दी कि आप दुकान में गए, ठीक है, वहां पे एसी चल रहा था, दुकानदार को वो एसी क्या इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है करेंसी की फॉर्म में? बताओ क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है? सवाल है मेरा। आप दुकान में गए, आपने वहां पे जाकर कुछ खरीदारी करनी थी, उधर एसी चल रहा था, एसी दुकानदार का एसेट नहीं है? अच्छा, क्या फायदा दे रहा है उसको? एसी से पैसे गिर रहे हैं, एसी चल रहा है तो सपोर्ट कर रहे होते हैं ना भाई, ये एसेट सपोर्टिव एसेट्स हैं। तो डॉजी को आप क्यों इस तरह से कह रहे हो? जब बाकी एसेट्स को आप एसेट्स मानते हो तो डॉजी को क्यों नहीं मानते? मान लो उस बेचारे को भी, फायदा दे रहा है आपको, ठीक है। आप अगर शादी हाल खोल के बैठे हैं तो वो जो बग्गी आपने रखी हुई है उसका घोड़ा फायदा दे रहा है आपको बेचारा, क्यों? बाकी सारे एसेट दे रहे हैं फायदा, वो फायदा नहीं दे रहा आपको? हद होगी यार, वो बेचारा जानवर है इसलिए, बेजुबान है इसलिए। चलो जी नेक्स्ट। भाई किसी के सवाल के वक्त आपस में ना बोला करें, भाई ये बहुत 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 फजूल हरकत होती है, ठीक है ना। और तुम तो जानते भी हो मुझे अच्छी तरह से, बाकी तो लोग नहीं जानते इस तरह से। अच्छा जी, हाँ जी, छाड़ दी उन्हें दी जान, कुछ कल पूछ लेना आप, चेनी निकुटी पे आ जाओ। नहीं, तुम्हारा जवाब नहीं आएगा, अभी तक तुम सोए हुए थे। आगे बढ़ो जी बेटा, आप फिर एक के बाद पूछ लेना। चेन इक्विटी के अंदर आए जी। चेन इक्विटी के अंदर आपने एक दफा इसको आज रीड कर लेना, क्योंकि कल का दिन एक है हमारे पास, इसमें कोई मसला ऐसा ना रह गया हो। वैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अब आप ना इन सारी चीजों को कई दफा आगे पढ़ चुके हैं तफसील से, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, फिर कैपिटल रिजर्व्स, फिर रेवेन्यू रिजर्व्स। फर्क क्या होता है कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर? कैपिटल रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनसे कैश डिविडेंड ना बांटा जा सके, और रेवेन्यू रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनसे कैश डिविडेंड बांटा जा सके, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये होते हैं असल में इक्विटी। तो शेयर कैपिटल लब्बा है सबका, ठीक है, और ये हमने यहां से लब्बा है, हम वो देखते हैं। रिजर्व्स के अंदर फिर दो तरह के रिजर्व्स हैं, एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और दूसरे होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। बात हुई है मेरे ख्याल से पहले किसी वक्त में, बहरहाल फिर हो रही है। कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जिनमें से कैश डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, मसलन शेयर प्रीमियम, मसलन आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो मसलन रीवैल्यूएशन सरप्लस। कोई और है जी आपके ख्याल में? जैसे फेयर वैल्यू रिजर्व आपने बनाया था, इस तरह का IFRS 15 में इंशाल्लाह बनेगा, IFRS 9 में बनेगा, बड़े होंगे जब आप। तो फिलहाल ये दो ही रखें, ठीक है ना जी। कौन सा जी? शेयर डिस्काउंट इधर नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, पर एक टाइम पे एक ही आ सकता है ना, बहरहाल ये देखें नेगेटिव साइन के साथ आना है, ये लाजमी लिखना होता है। खैर चलें, आप दो ही लिखें, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस, और इधर रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी रिटेन्ड अर्निंग में से आप क्रिएट करते हैं जी, और अगर कभी कैश डिविडेंड इसमें से बांटना पड़े तो मैक्सिमम क्या करना पड़ता है, जनरल रिजर्व को दोबारा रिटेन्ड अर्निंग में ले आते हैं। तो गालिबन ये बात हुई है, बहरहाल नहीं हुई आपकी क्लास में तो अब हो गई। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, रिजर्व्स होते हैं दो तरह के, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, सही है।
पढ़ना है आपने इसको आज ही लाजमी, ताकि कोई मसला हो तो पूछा जा सके, ठीक है। ये उसने कहा है अदर स्पेसिफिक रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, वो होते हैं कोई भी आप, मतलब एक लिखा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कंपनी ना असल में ये कहती है कि मसलन शेयर होल्डर ना डिस्टर्ब होता है, डिविडेंड अगर कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी ज़्यादा कभी कम, तो डिविडेंड को ज़रा बराबर सराबर रखने के लिए ना कंपनी एक रिजर्व क्रिएट कर देती है रिटेन्ड अर्निंग्स में से, जिसका नाम रख देती है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो उसमें सिर्फ करने की कोशिश क्या कर रहे होते हैं कि डिविडेंड मोर और लेस कांस्टेंट रहे, 10-12-15% मिलता रहे इनको हर साल, कभी कोई मसला आ भी जाए तो उस अलग से पैसे हमने पहले से रखे हुए हैं डिविडेंड के लिए, उसमें कमी ना आने दें। तो वो भी क्या है, वो एक कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व, मसलन उन्होंने कहा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिविडेंड किसे कहते हैं आपको पता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। फिर आगे भी दो किस्म के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। इरिडीमेबल के अंदर क्यूमुलेटिव भी आ जाएगा और नॉन क्यूमुलेटिव। कैपिटल रिजर्व में मैंने शेयर प्रीमियम रिवन सरप्लस बताया, उन्होंने रेवेन्यू रिजर्व के अंदर ये सारी बातें ऐसे ही मैंने टिक की हुई थी आपको, क्योंकि पढ़ाई हुई है, तो आपको कहा था कि इनको पढ़ लेना, तब भी आपने कोई सवाल नहीं किया था, अब भी नहीं किया, अभी भी मौका है, कल तक कर सकते हो अगर किसी का कोई मसला हो तो, शक हो तो। इश्यू करें शेयर्स फॉर कंसीडरेशन यानी राइट इश्यू, तो एंट्री कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर प्रीमियम पे किया तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाता है। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाया करती थी, फेस वैल्यू। इंपॉर्टेंट बात, ये बोनस शेयर्स, ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट, वो रिटेन्ड अर्निंग या शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। डिविडेंड इंटरिम होता है, फाइनल होता है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग में से कोई जनरल रिजर्व बना लिया आपने। वो कहाँ गया यार, एक चीज़ पढ़ानी थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ आ रही है, वो अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। इशुएंस ऑफ कौन सी, कहाँ पे है, मेरे दिल में आ रहा है वो रिवाइज करानी है। इशुएंस ऑफ शेयर्स के साथ ही है जी, ट्रांजैक्शन शेयर्स इशू करने के ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है ना, जिसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि आपने उसको रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट करना है, शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो शेयर प्रीमियम में से डेबिट कर दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑन शेयर इशू आर नेवर डायरेक्टली चार्ज टू पीएनएल, यूजुअली शेयर प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड एंड रिटेन्ड अर्निंग आर डेबिटेड इफ नो बैलेंस। हाँ सही है, ये इतनी सी बात ही है, ठीक है। बहरहाल वो मैंने आप पे लिखा हुआ है, वहां से रिवाइज कराता हूँ मैं, जरा इसको देख लूँ एक दफा। इंटरिम डिविडेंड ट्रांसफर, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का फॉर्मेट आ गया, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस, ये लाजमी पढ़ लीजिएगा आज एक दफ़ा, ठीक है जी, कि कहीं 3.234 में कोई मसला तो नहीं है जिससे आपको मसला हो। बाकी एक फॉर्मेट बना हुआ है, मैं इससे ज़्यादा आपको अपने लिखे हुओं से रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, तो ज़रा आ जाइए, क्योंकि हमने ये सारी बातें इस तरह से कर ली थी और बड़े कम्प्रीहेंसिव तरीके से इनको किया था डिस्कस। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की थी, ठीक है, कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज इन इक्विटी आता है, और चेंज इन इक्विटी जो है वो नॉर्मली बैलेंस शीट पीएनएल के बाद कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी उस वक्त आ रहे, तो फिर नोट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ये तरतीब थी हमारी। तो चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट ये था, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, हाँ शेयर कैपिटल रिडीमेबल और इरिडीमेबल अलग अलग कॉलम में आते हैं, ये भी हमने सवालों में करके देखा होगा, ठीक है। फिर रिटेन्ड अर्निंग है, सरप्लस है, जनरल रिजर्व्स हैं, और कंपैरेटिव ईयर की अगर चेन इक्विटी बनानी हो तो ओपनिंग से क्लोजिंग इस तरह से हम बनाया करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की बात की थी कि शेयर्स को इशू कर सकते हैं हम एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार तो कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, पार पे 10 रुपये का शेयर 10 रुपये का इशू किया तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपये से, और अगर 10 वाला शेयर 15 का इशू किया, 16 का इशू किया, बल्कि हमारी मिसाल सामने, तो फिर कैश डेबिट 16 से, शेयर कैपिटल तो 10 से ही क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम 6 रुपये का शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला गया। आपके बैलेंस शीट के फेस पे शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है। थोड़े बड़े होंगे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि शेयर प्रीमियम जो नजर आ रहा होता है, इसके बारे में नोट्स में डिस्क्लोजर दे दिया करो। कंपनीज एक्ट कहता है कि ये कितने शेयर्स इशू किए थे, कितने रुपए का एक, कितने रुपए के प्रीमियम पे किए थे, फेस वैल्यू क्या थी उनकी। तो ये अब तो एक ही शेयर है ना, अगर मैं इसके बारे में डिस्क्लोजर दूं, बड़े होके आप देंगे, उस वक्त याद आएगी ये बात, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्लोजर क्या बनेगा, हम यूँ लिखेंगे कि
this premium was these shares were issued at a premium of 6 rupees per share, having for shares having face value of 10 rupees. अब एक शेयर है ना, अगर यही 50,000 शेयर्स होते, ठीक है, तो एंट्री यूँ तो अंग्रेजी यूँ बन जाती कि these 50,000 shares were issued at a premium of 6 rupee per share for the शेयर्स दैट हैव फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़, ऐसे करके लिखते भी होते हैं। खैर चलें छोड़ें, फिलहाल इररेलेवेंट बात है क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट समझ आ गई है आपकी इक्विटी के अंदर। और अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू किए हैं तो बैलेंस शीट के फेस पर ही इक्विटी के अंदर इसको ऐसे ही लिखना है, इसको कहीं नेट नहीं करना, ठीक है। ये भी कंपनीज एक्ट आपको आगे जाके बताएगा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कि ये इक्विटी के अंदर एज अ नेगेटिव साइन शो करो। चेंज इक्विटी के अंदर ना अगर शेयर डिस्काउंट आ जाए तो क्या कर लो, शेयर प्रीमियम की बजाय शेयर डिस्काउंट आ जाए तो क्या कर लो, यहीं पर शेयर डिस्काउंट अगर मैं कर दूं इसको तो ये ओपनिंग भी नेगेटिव होगा, फिर इस साल कुछ भी नहीं होना तो फिर ये नेगेटिव ही पड़ा होगा, तो ये अलग से नजर आता रहे। बाद में शेयर प्रीमियम आ भी जाए तो ये शेयर डिस्काउंट पड़ा रहना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ, इसको कहीं छुपाना नहीं है, ये कंपनीज एक्ट भी कहता है आपसे, ठीक है। खैर हमने पढ़ाई ऐसे, बुनियाद ऐसे ही बना ली थी, ठीक है। इसको फेस के ऊपर ही आपने शो कर देना नेगेटिव साइन के साथ, ओके। फिर हमने डिविडेंड की बात की थी, ये सारी बातें जो मैं वहाँ से देख के आया हूँ और आपको कहा था कि पढ़ लीजिएगा, और आपने उस टॉपिक को पढ़ते हुए कोई सवाल नहीं किया था, मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई सवाल होगा नहीं या उस वक्त लिफ्ट नहीं कराई होगी, तो फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कल पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं। बोनस के बारे में आपको कहा था, बोनस विद रिस्पेक्ट टू टाइप दो तरह का होता है, कैश और बोनस। सॉरी डिविडेंड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइप, सॉरी दो तरह का होता है, कैश और बोनस। कैश डिविडेंड की एंट्री, कैश डिविडेंड की एंट्री बोले, इधर नहीं देखी, बोले रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल, ये आपको क्या रिवाइज कराना है, ठीक है। और बोनस की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर, फिलहाल रिटेन्ड अर्निंग ही बोले, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये बोनस इशू एज डिविडेंड है तो फिर तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करनी है, लेकिन अगर ये बोनस इशू एज डिविडेंड नहीं है तो फिर शेयर प्रीमियम को यूज करें। और इससे हट के अगर सवाल खुद कुछ कह दे तो फिर तो उसकी बात ही मान लेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो वक्तों पे आता है, एक है फाइनल या एनुअल और दूसरा है इंटरिम। फाइनल या एनुअल जैसे नाम से ही जाहिर है, एनुअल सालाना, वो साल में एक दफ़ा आएगा, ठीक है, और इंटरिम साल में एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है। फाइनल डिविडेंड जिस साल का होता है उस साल में कभी नहीं आ सकता, उसकी वजह आपको बताई थी कि हमारे साल के प्रॉफिट्स अगले साल में जाके फाइनल होते हैं दूसरे तीसरे महीने में, ठीक है। वो फाइनल होते हैं तो फिर डायरेक्टर्स उसको देखते हुए डिविडेंड अनाउंस करते हैं, और लायबिलिटी के लिए चूंकि पास्ट इवेंट का होना ज़रूरी है तो हमारी डिविडेंड वाली लायबिलिटी अनाउंसमेंट की वजह से आती है, तो जब अनाउंसमेंट अगले साल में हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अगले साल में होती है। तो फाइनल डिविडेंड जिस साल का होता है उस साल में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना उसको ज़रूरी है। ये IAS 10 में इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि यूजर ने सबसे पहले देखने क्या फाइनेंशियल पहुंचते कितना डिविडेंड आया, शेयर होल्डर ने सबसे पहले क्या देखना है, इस साल कितना डिविडेंड मिलेगा, पिछले 5 साल पूरा हुआ ना, ऑपरेशंस पूरे हुए तो फिर साल एंड हुआ तो कितना डिविडेंड आया है, तो ये सबसे पहले उसने देखना है। तो है फाइनल डिविडेंड जिस साल का उस साल में कभी नहीं रिकॉर्ड होगा, लेकिन उस साल में डिस्क्लोज लाजमी होगा। तो फाइनल ऑफ मसलन हमने यूँ कहा था, फाइनल ऑफ 2023 कब आएगा, 24 में, और फाइनल ऑफ 24-25 में, फाइनल ऑफ 25 इंटरिम जिस साल का हो उसी साल में आता है। बाकी ये जिस वक्त आप अनाउंस करते हैं तो ये फाइनल भी कर, ये कैश भी कर सकते हैं और बोनस, ठीक है जी। तो ये हमारी इंटरिम और फाइनल की डिस्कशन भी हुई थी बड़ी तफसील से। तो फाइनल डिविडेंड, ये एनुअल डिविडेंड इज अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स, इट इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर टू विच इट रिलेट्स, जर्नल एंट्री इज मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर और ओनली वंस इन अ ईयर, जबकि इट इज अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम प्रॉफिट्स, जर्नल एंट्री उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी जिससे वो रिलेट करता है और एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। जी रिकॉर्ड पूरा करेंगे, वो सवाल हमने किया था गालिबन, ये सवाल हमने किया था, मुझे यूँ नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो तो धोखा था। उसके कहने वाले तो ये कहना है कि जी आधा डिविडेंड पे हो आधा नहीं, भाई हमें इससे क्या, 1 रुपया ना पे हो, हमने तो एंट्री कर दी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। बाकी फिर अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो तो बैलेंस शीट के फेस पे कंपनीज एक्ट आपसे रखवाएगा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाकर। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको वसीयतें कर रहा हूँ ना, आगे भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालों तो हुण तुसी इंशाल्लाह आगे टुरी गए हो, पता नहीं अब क्या हो कि आप कुछ कोशिश करके, कुछ खुद हिम्मत करके फेल हो, मतलब हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी फेल होने के लिए,
वरना पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब खुद से कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा मतलब आखिरी महीने में मोबाइल में लगे रहें, कुछ ऐसा, कुछ अटेंशन कहीं और कर दें, कुछ गड़बड़, कुछ शदीद गड़बड़ करनी पड़ेगी आपको। भाई तुम 2 बंदे हाइब्रिड में बैठे हो अकेले, इधर ही आ जाओ यार, मोबाइल भी यूज़ करी जा रहे हो, दोनों इधर आ जाओ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चलो आप ब्रेक के बाद आ जाना, अब क्या उठना है ऐसे ही, बस अब आराम से बैठो, मोबाइल यूज़ करी जा रहे हो तुम यार। अच्छा चुप है। अच्छा जी, डिविडेंड 2 तरह से दे सकता है सवाल के अंदर, आपको डिविडेंड पर शेयर भी दे सकता है और परसेंटेज भी। तो मैंने तो आपको कहा था डिविडेंड पर शेयर रखा, डिविडेंड पर शेयर को आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड निकाल सकते हैं, लेकिन हम उस डिविडेंड पर शेयर को भी फेस वैल्यू से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया करते थे। तो बहरहाल फिर राइट इशू एक अच्छा काम था, ये भी मसला करता था। तो राइट इशू के हमने पहले बनाए थे 4 स्टेप्स, नंबर 1 बल्कि 3 थे, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, फिर नंबर ऑफ राइट शेयर्स और फिर एंट्री, और बाद में फिर वो करते करते एक ही लाइन में हो गया था सारा काम। ठीक है ना, आज सवाल के अंदर आ जाएगा अभी। अच्छा जी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन थी, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सवाल तो हमने सारे कर लिए थे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन ये कुछ बातें थी जो मैंने की थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, असल इंपॉर्टेंट बात आगे आ रही। ये तो बस ठीक है कि डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 15%, तो शेयर होल्डर 15% से कम या उसके बराबर अप्रूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अप्रूव नहीं कर सकते। ये फिर वो दूसरी बात कि आपको डिक्लेयर किया डिविडेंड 4 पर शेयर, तो आप चाहें तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके भी डिविडेंड निकाल सकते हैं, या शेयर कैपिटल पे परसेंटेज कन्वर्ट करना सिखाई थी, ये याद है? ये जो बात अभी मैंने इत्तेफाक से की ना, मेरे जहन में यहाँ ये नहीं था कि मैंने लिखी हुई है, लेकिन लिखी हुई थी। ठीक है, असल बात तो अब इसके बाद शुरू होनी है, लेकिन ये भी बहुत अहम बातें हैं, वो मैं ढूंढ रहा था, वहाँ मुझे सवाल नहीं मिला, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, छोटी सी एग्जाम्पल भी है, मैंने आपको यहाँ समझाया था। ठीक है, बोनस शेयर्स यानी फ्री शेयर्स हैं, एज गिवन एज डिविडेंड तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर नॉट गिवन एज डिविडेंड है तो पहले ये शेयर प्रीमियम को यूज करो। ठीक है, शेयर प्रीमियम अगर एग्जिस्ट करता है तो शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर प्रीवियसली नहीं एग्जिस्ट करता तो रिटेन, फिर मजबूरी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सवाल ने अगर कुछ कह दिया है, वो सवाल कह सकता है कि है तो ये बोनस शेयर्स एज डिविडेंड, लेकिन तुम शेयर प्रीमियम को यूज करो, तो फिर शेयर प्रीमियम को यूज करना है, फिर सवाल की बात माननी। ठीक है, इशुएंस कॉस्ट यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कंसल्टेंट फी दिया आपने, को ब्रोकरेज दी, कमीशन दिया, ये रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ शेयर्स कोई इशुएंस कॉस्ट है, तो उसके बारे में कहा था कि अगर शेयर, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि एज डिविडेंड, ये कोई डिविडेंड थोड़ी होता है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले, ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर, लेकिन एक्सपेंस डेबिट नहीं करना, आप एक्सपेंस डेबिट नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब सॉल्यूशंस में आपको एक मसला नजर आता होगा कि शेयर प्रीमियम में से ही नेट कर दिया जाता है इसको, इशू कॉस्ट को, लेकिन मैंने आपको जितने सवाल कराए थे मैंने आपको अलग करवाया था, सुकून से अलग किया करो, पहले शेयर इशू करो, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और फिर अलग से शेयर प्रीमियम में अगली लाइन के अंदर इशू कॉस्ट लिखकर उसको डेबिट कर दो, ज्यादा फनकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असल मेन बात तो ये मैं कह रहा था मैंने करनी है, कहां तक है, ले जी, ये है जनाब बड़ी मेन बात। ठीक है, लेकिन अब तो माशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी हुई है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इक्विटी है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या है, लायबिलिटी। अगर ये दोनों इक्विटी हैं तो इन पर डिविडेंड चेन इक्विटी, ये चेन इक्विटी के अंदर आएगा, और अगर ये दोनों डेट हैं तो इनका जो डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी कॉस्ट है वो कहां आएगी, फाइनेंस कॉस्ट में, पैट से भी ऊपर, रेशोस के बाद और पक्का हो गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अच्छा, बस फर्क ये है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस वाले हैं, यानी उनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड के वक्त भी, और प्रेफरेंस दी जाती है लिक्विडेशन के वक्त भी। ठीक है ना, मतलब ये सबसे एंड पे खड़े हैं, लेकिन इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो पैट से भी पहले प्रेफरेंस ले चुके हुए हैं, ये तो है ही लायबिलिटी। लायबिलिटी सारे एसेट्स देखो ना, पहले क्या किया, इनको डिविडेंड, इनको इंटरेस्ट पे किया, इनको डिविडेंड दिया, फिर जो कुछ बचा खुचा था उसमें से पहले इनको पैसे दिए, फिर एंड पे जाके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला। जब कंपनी बंद होती है ना तब भी यही सीन होता है, सारे एसेट्स बेचकर पहले सारी लायबिलिटीज पे की जाती हैं, तो पहले इनको पे करना है, फिर बचेगी इक्विटी। अब इक्विटी में भी पहले ये खड़े होंगे, हेलो दे दो, उसके बाद फिर कुछ बचा होगा तो एंड पे जाके इन बेचारों को भी मिलेगा। ठीक है, ये बात कुछ याद आई थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब
हमने चेन इक्विटी के अंदर कैसे डील करना था इसको, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी बट नॉट मेड पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इनका कॉलम अलग है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के साथ ही इसका कॉलम अलग, लेकिन शेयर प्रीमियम मैंने कहा था इकट्ठा रखना है। यहां पर हमने सबसे पहले सवाल किया था, फिर एक दो जगह आगे भी ये सवाल चेन इक्विटी के, आइए सेट वाले चैप्टर में भी चेन इक्विटी के सवालों में आया था, ठीक है, तो ये एक कॉलम हमने ऐड किया था। ओके, ये मैंने कुछ अंग्रेजियां लिखी थी ना, जिसकी बुनियाद पे ये रूल बनाए थे। अंग्रेजी नहीं मतलब आसान सलीस अंग्रेजी है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये कभी पैसे वापस नहीं होते, प्रिंसिपल और डिविडेंड की कोई स्पेसिफिक डेट्स और अमाउंट्स नहीं होती, ठीक है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐसे ही, तो इसलिए इनकी ट्रीटमेंट क्या है, 100% लाइक ऑर्डिनरी इक्विटी, जबकि बैंक लोन लायबिलिटी है, और क्योंकि इसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट स्पेसिफाइड डेट्स पे वापस जाता है, तो इसलिए ये लायबिलिटी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी इसी की तरह लायबिलिटी है, तो ये दोनों कहाँ शो होंगे, 100% सेम इनका भी ट्रीटमेंट है। जरा एक मिनट देख लो तो फिर तस्वीर खिंचवाता हूँ, पहले पूरा देख लो, ठीक है। तो ये उसके बाद मैंने कहा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, TFCs, लोन नोट्स, ये लायबिलिटी हैं। इशूअर लोन लेता है, बायर हमारे सिलेबस से बाहर की बात, इशूअर भी बस इतना सही है कि ये लोन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट है जी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की 100% लाइक ऑर्डिनरी इक्विटी, कि इसको सेपरेट कॉलम में चेन इक्विटी में शो करो, और इशुएंस ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो भी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हो सकता है, और इनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। लेकिन इसके अंदर अगली बात क्या थी, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट भी था, कि अगर क्यूमुलेटिव है तो अनाउंस हो ना हो हमने रिकॉर्ड करना है, और नॉन क्यूमुलेटिव हो तो सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे जब अनाउंस हो, ठीक है। अब इसकी तस्वीरें खींचने का दिल कर रहा है आप लोगों का, तो यहां से खींचे जरा जल्दी से, ये दो बातें पहले खींचे जल्दी कर लें, जल्दी। हालांकि आपने नोट किया हुआ है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है ना, और नोट किया हुआ नहीं भी है तो दिमाग में नोटेड है, पर फिर भी आपको वहम जी। फ्री कैसे होते हैं, मतलब आपको मैं अगर शेयर होल्डर हूं मेरे, तो मैं शेयर्स दूंगा, पैसे नहीं लूंगा, इस तरह से फ्री होते हैं। क्यों होते हैं, अच्छा ये अंदर की बात बताऊं, असल में हम पता है क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को कल को आप मांग सकते हो कि यार मुझे दे दो, हैं, लेकिन मैंने रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करके शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, आपको शेयर दे दिए, आपको लॉलीपॉप मिल गया कि जाओ यार अब जो है वो अगली बार डिविडेंड देंगे तो इस पर भी मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स थे, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स थे, उनसे पैसे निकाल के हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब कंपनी की डेथ तक ये पैसे आपको वो नहीं मिलने, तो ये नहीं फ्री आपके लिए तो फ्री है, वैसे अगर दिमाग में सोचे तो फ्री नहीं है, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ शेयर होल्डर के ये मुफ्त में मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये कहीं से कुछ और कम होकर इधर से, लेकिन बस ठीक है ऐसे ही करते हैं अब हम, ठीक है, नहीं लेने तो ना लो भाई कहते हैं मैं ले लेता जी। नंबर 3 और 4 ये दो बातें, अब ये बिल्कुल यकीन मानो तस्वीर खींचने की जरूरत नहीं है, मतलब खींच लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जरूरत नहीं है। हाँ जी आखिरी वाली, अब जी ये आखिरी वाली, पहले इधर तक खींचो, इधर तक, ताकि पहले ये मोटी मोटी बात सामने आ जाए ना, ये यहां तक नजर आ रहा है ना, वैसे जरूरत नहीं है इसको भी खींचने, क्योंकि ये दिमाग में आपके फिट है चीजें। अब इतना वहम करो, मुझे एक बच्चा कहने लगा फिजिकल वाला, सर वो लेक्चर्स अगर मिल जाए ना हमें, हमको कॉन्सेप्ट फंसे तो हम वो ले लें। मैंने कहा मौत है तुम लोगों के लिए, मौत, फिजिकल वालों के लिए तो ये मौत है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहना फलान लेक्चर तो उसमें फलान कॉन्सेप्ट समझ लूँ, जब वो ओपन करने से लगना नहीं तो सारा लेक्चर लेना चाहिए। अच्छा यार ये तो मुझे लगता है पूरा टॉपिक ही मेरा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस असल जरूरी है, आपने सवाल करने हैं इस वक्त, तो इस वक्त ऐसी बात ना करें, कोई लेके भी ना जाए ऐसे को कहे जी मैं खुद ही ले लेता हूँ जी, नहीं ना ले, नुकसान की बात है, लेंगे यार तो बहुत नुकसान करेंगे अपना। यार ये अब पता नहीं नजर आ रहा है, पता नहीं नजर आ रहा है, ये अलग करें ना, ये तो लोन है, और उसके बाद ये आपकी चेन इक्विटी के लिए तो ये है जरूरी चीज। चले जी, अब इस चैप्टर में तो कुछ था नहीं और, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को जरा एक दफा गो थ्रू करते चलें। कुछ एमसीक्यू शायद एक दो पेंडिंग किए हों आपने, कोई है एमसीक्यू? सारे कर लिए थे, एक दो तो आपने पूछे थे कि यार वो इस तरह के हैं और इस तरह के हैं और वगैरह हैं और वगैरह हैं। लो जी आइए सेट आ गया जी, पिछ आ गया जी। आइए सेट में
अच्छी बात ये हुई कि मैंने शुरू किया, फिर मैं बीच में हज की छुट्टियां करके गया, तो उसमें भी आपने किया, फिर वापस आ गए, फिर इसकी पिटाई की। लेकिन एक सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट हमने पता नहीं क्यों छोड़ दी, और वो रहती रही, हालांकि उसका सवाल भी मेरे पास था। एनीवेज, ये IS8 है, ठीक है जी। और IS8 के अंदर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक है चेंज इन एस्टीमेट, दूसरा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और तीसरा है प्रायर ईयर एरर करेक्शन। भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है भाई? 1.5 घंटा। बस 10 मिनट बाद आपने हमें ब्रेक लगवानी है, ठीक है ना। फिर 10 मिनट की ब्रेक करके फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह 9 बजे शुरू करेंगे, फिर 1.5 घंटा। अच्छा साहब, इंसान बन जाओ। मुझे नहीं समझ आई तुमने क्या कहा। अच्छा सुने, अब सुने 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 सुने। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हो तो उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, मतलब बन जा। चेंज इन पॉलिसी हो, अकाउंटिंग पॉलिसी हो, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, और प्रायर ईयर करेक्शन को भी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई यानी रीस्टेटमेंट करनी है उसकी, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात थी, डिस्क्लोजर की अगर बात करें तो बनाना हमें सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ी सी रिवीजन क्यों कर रहे हैं। तो चेंज एस्टीमेट का डिस्क्लोजर तो बहुत सिंपल था, चेंज एस्टीमेट का डिस्क्लोजर बाद में देखते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर ईयर एरर करेक्शन का डिस्क्लोजर नोट, इसमें हमने क्या लिया था, हमने कहा था जी सबसे पहले ऊपर लिखा मसलन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो हमने हेडिंग दी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की हेडिंग देके नीचे थोड़ी सी बात लिखी कि जी हमने FIFO से FCO किया है ताकि बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग यूजर को मिल सके। फिर आगे हमने अगली लाइन लिखी थी इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज, और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स, लाइन आइटम्स ले लिए और बैलेंस शीट के। ऐसे ही प्रायर ईयर एरर करेक्शन के अंदर हमने हेडिंग दी एरर करेक्शन की, करेक्शन ऑफ एरर, और उसके नीचे हमने लिखा कि जी मसलन 2 साल पहले एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट गलती से कैपिटलाइज हो गई थी, तो अब हमने उसको करेक्ट किया है, उस करेक्शन का जो इफेक्ट है वो रेलेवेंट लाइन आइटम्स पे ये है, तो आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, ठीक है, ये करते थे ना। अब इसमें एक छोटी सी बात थी, पहले दिन जब किया था हमने ये काम, कि मैंने पहले को प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करा के करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स को भी नोट बनाया, और जब मैंने क्वेश्चन बैंक 1 कराया तो उसमें भी करंट ईयर एरर करेक्शन था, कर दिया, और फिर एंड पे मैंने जाते हुए इसको यूं करके काटा था ताकि आपको याद रहे। तो ये वो बात लिखी हुई है कि IS8 के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 2 साल की, मसलन हम स्टैंड कर रहे हैं 25 में, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 2 साल की, बैलेंस शीट बनाएंगे 3 साल की, चेन इक्विटी बनाएंगे 2 साल की, और नोट्स में अगर बात करें तो पॉलिसी चेंज है तो 25 में खड़े हैं तो 25, 24, 23, लेकिन अगर एरर करेक्शन है तो फिर 25 में खड़े हैं तो 25 को नोट के अंदर प्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है जी, सही है। अच्छा उसके बाद सारा कुछ ही पढ़ डाला था यार आपने, ये भी बड़ी अहम बात है, फिर भी बच्चा एक दिन मुझसे पूछ रहा था। खैर एनीवेज, मैंने यहाँ पे बात की थी कि बच्चे ने मुझसे बाहर निकलते हुए पूछा कि सर IS40 में, खान साहब आपने शायद पूछा था, IS40 के अंदर, या किसी और ने पूछा था, IS40 के अंदर जो है वो हम कॉस्ट से तो फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हैं, फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे कभी नहीं आएंगे। तो उसका जवाब ये है कि पॉलिसी चेंज हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी को वंस जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसको अप्लाई करना होता है कंसिस्टेंटली, ठीक है, और उसको चेंज कर सकते हैं सिर्फ 2 सूरतों में। नंबर 1, स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए, फिर तो मसला कोई नहीं है, फिर स्टैंडर्ड ही बताएगा कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वॉलंटरीली चेंज किया है तो वॉलंटरीली चेंज करने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो ये कि आप यूजर को बेटर प्रेजेंटेशन, मतलब बेटर, ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन यूजर को मिले तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ने कहा कि फिर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाना कैसे ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकता है। कॉस्ट से फेयर वैल्यू आना तो समझ आता है, ठीक है ना, FIFO से FCO से FIFO, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाना ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा। स्टैंडर्ड कहता है मैं ये मानने को तैयार नहीं, कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, कहीं और लिखा हुआ इस जगह पे, स्टैंडर्ड में तो नहीं लिखा हुआ, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहीं और लिखा हुआ है।
ठीक है, कि ये कैसे मुमकिन है। स्टैंडर्ड कहता है मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बेटर प्रेजेंटेशन, ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, चेंज इन पॉलिसी ये ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा। इसलिए जब एक बार फेयर वैल्यू पे आ गए तो फिर फेयर वैल्यू पे रहते हैं, ठीक है ना। इवन के यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ तक लिखा हुआ था IS 16 में या कहीं पे, मैंने भी याद पढ़ रहा थोड़ा थोड़ा, कि अगर फेयर वैल्यू बाद में डिटर्मिनेबल नहीं रही, आई थिंक IS 38 में था वो, तो अब चला ही गया आपसे। बहरहाल अगर डिटर्मिनेबल ना रहे बाद में, तो जो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट होती है बस वही आगे चलती है। फिर ये नहीं कि वापस आप कॉस्ट पे चलेंगे, वापस कॉस्ट पे नहीं जाना होता, ठीक है ना। तो ये जनाब आपके लिए एक अच्छी रिवीजन थी ये तस्वीर, क्योंकि ये सारी बातें हमने यहाँ से पढ़ी थी ना। अकाउंटिंग पॉलिसी में रिकग्निशन क्राइटेरिया से रिलेटेड है, मेजरमेंट बेसिस में प्रेजेंटेशन है, पे सिलेक्ट करो तो उसको अप्लाई करो कंसिस्टेंटली, और इन द एब्सेंस ऑफ IFRS क्या करो, जजमेंट यूज करो, जिसके अंदर एक तरतीब बनाई थी। फिर जजमेंट के अंदर IFRS सिमिलर IFRS देख लो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखो, प्रोनाउंसमेंट देखो, फिर अप्लाई कर इसको कंसिस्टेंटली, और चेंज कर सकते हो कब कब, जब स्टैंडर्ड बदल जाए या जब वॉलंटरली चेंज करो, जब आपको लगे कि वो ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा। अब इसको मैंने यूँ समराइज किया था थोड़ा सा आपके लिए, ये ठीक है, कि मसलन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। आसिफ इंजीनियरिंग के अंदर हमने रिकग्निशन से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई हुई थी कि हम स्टोर आइटम्स को एक्सपेंस आउट करते हैं, इसको कहते हैं रिकग्निशन पॉलिसी, ठीक है ना। लेकिन बाद में हमने सोचा कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है उनको कैपिटलाइज करो। नाउ दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग रिकग्निशन। प्रेजेंटेशन, कमीशन इनकम, ग्रांट इनकम, डेप्रिसिएशन। कमीशन इनकम अदर इनकम में रखते थे, ग्रांट इनकम अदर इनकम में रखते थे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है, ठीक है। ये हमारी पॉलिसी है। मसलन हमने कहा कमीशन पहले हमारी अदर इनकम होती थी, अब तो हमारा काम यही रहेगा कमीशन वाला, तो इसको उठा के ले जाओ सेल्स में। नाउ दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट दिस रिलेट्स टू प्रेजेंटेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल के डेप्रिसिएशन एडमिन में ले जाओ, या एडमिन से लेके निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ। नाउ दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट रिलेट्स टू प्रेजेंटेशन। और तीसरी चीज है मेजरमेंट बेसिस। क्या FIFO पे इन्वेंट्री को मेजर करते हो, FCO पे ले जाओ, FO पे करते हो FIFO पे ले जाओ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाओ, या कॉस्ट मॉडल से PPE में रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाओ। तो ये क्या है, मेजरमेंट बेसिस से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी, और इनका चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कहलाएगा, ठीक है, सही है। अब सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। चेंज सिर्फ तब कर सकते हो जब स्टैंडर्ड बदल जाए या ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो इसकी पिक्चर ले लें, वैसे आपके पास होगी। अच्छा, फिल्टर लगाए हुए हैं तुमने, घंटा लग जाता है, कहता है फिल्टर लगाओ। अच्छा जी, तो ये इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है एक बार ज़रूर, अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर। मैंने लिखा होगा, उम्मीद है रिवीजन प्लान के अंदर, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि इसको पढ़ना है, पहले सफ़े से आखिरी सफ़े लिख के ना पढ़ना है इसको, अप टू द एक्सटेंट टॉट इन क्लास। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे ये कार्ड दिया तो मैं नहीं पढ़ना, आपने रिवाइज करते हुए इन चीज़ों को देखना है एक दफ़ा, ठीक है जी। लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लेकिन अब तो आपको याद ही है तकरीबन, ठीक है। क्या जी, कि इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल अंडर IS 16 और IS 38 इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसको डील करना IS 16 या 38 के तहत और IS 8 के तहत नहीं करना। यानी ये चेंज इन पॉलिसी तो है, लेकिन इसमें रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन नहीं होती है, ये हमने पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ। IS 16 में कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पेज नंबर 457 पे हूँ मैं। This is the change in accounting policy, but not treated under IS 8, but it is treated under IS 16, यानी इसकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि जो IS 16 ने सिखाया था वही करना है। ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले वो था ही नहीं। जैसे पहली बार गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई तो आपने कहा जी इसको ऐसे कर लें वैसे कर लें, वो कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। पहली बार लोन लिया, आज से पहले कभी लिया नहीं था, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करें तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये एप्लीकेशन ऑफ पहली बार अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से बिजनेस पॉलिसी जो है वो भी कहीं पे लिखा होना है, हाँ, ये एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट डिफर्स, फॉर एग्जांपल स्विचिंग फ्रॉम परचेजिंग प्लांट्स यूजिंग लीज, पहले करते थे हम परचेज, ठीक है। तो ये बिजनेस पॉलिसी का चेंज है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने लिखा भी हुआ है साथ साथ। डिस्क्लोजर आपने बनाना सीखा था, उसको फिर और क्या करना।
असल में पहले दिन हमने ये बातें यूँ की थी, ये कि IS2 पॉलिसी, ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, बेसिस कन्वेंशंस रूल्स जो कि यूज़ होते हैं फाइनेंशियल को बनाने के लिए। तो अब जहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं तो कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन जब एक बार सिलेक्शन कर लो किसी पॉलिसी की तो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, और इसको चेंज तब कर सकते हो जब स्टैंडर्ड बदल जाए, तो मैंडेटरी चेंज हो गया, या इट गिव्स मोर रेलेवेंट लायबल। ये पहले दिन वाला लेक्चर था जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्लोजर की कुछ शक्ल ऐसी होती थी जी, अगर आपको याद हो तो, पॉलिसी चेंज का नोट, ठीक है। तो ये आपको अजबर है, अभी तक नोट आया नहीं है, अभी तक नोट कहता आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। वैसे इस दफ़ा अब उम्मीद है इसको शॉर्ट क्वेश्चन में वो देगा, उम्मीद इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने करना है जो अभी सवाल, इसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर IS8 का सवाल पड़ा हुआ है, ठीक है, कम्प्रीहेंसिव सवाल उसने पूछ लिया था, तो अब ज़ाहिर है इसकी बारी फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ही बनती है। अब डिस्कशन आ जाएगी जी, हो गए हैं तो निकल जाओ क्लास। अच्छा, ये पेंडिंग जहाँ जहाँ लिखा हुआ था पेंडिंग जर्नल एंट्री से फिर एंड पे हमने कर ली थी, पता है ना, वो पिपरी वाले सवाल के बाद तो वैसे ही सीधा हो गया काम। सच्ची पिपरी वाला सवाल जो था वो अगले दिन मैं पूछना भूल गया, समझ आ गई थी एकदम बैठे बैठे ख्याल आ गया। पिपरी वाला वो IS16 में जो IS8 के साथ मिक्स वाला छोड़ा हुआ था, IS40 के चैप्टर में, सॉरी। अच्छा जी, ले आए जी बार्ड को ख़त्म करने बात। इसको बार्ड में सिर्फ आपको एक एडजस्टमेंट से मसला था, ये सवाल आपको लेक्चर में प्रोवाइड किया गया था और आप लोगों ने बहुत मुतमईन होकर इसको कर लिया। आप लोगों का कहना था कि जी ये एडजस्टमेंट की समझ नहीं आ रही। अब मेरा सवाल है जी कि लैंड जो है ना, लैंड 1 जनवरी 23 पे 1000 रुपये की बुक वैल्यू रखता है और 1 जनवरी 23 पे इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 1250। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब वो कहता है 1 नवंबर पे ये लैंड बिका है, 40% ऑफ लैंड क्या हो गया जी, सेल। अब किताबों में ये लैंड किस पे पड़ा हुआ है 1 जनवरी पे, 1 जनवरी 23 पे, 1000 पे या 1200 पे, 1200। अच्छा, अब उन्होंने तो रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाया था, बोलो, तो हमने असल में आपको मसला किससे आ रहा था कि उनकी वाली एंट्री जो रिवर्स करनी है उसका क्या करें। तो मेरा सवाल, उनकी किताबों में बुक वैल्यू पे पड़ा होगा या नहीं, ये तो समझ में भी आ जाता है। तो लैंड को आपने क्रेडिट किया, लैंड की बुक वैल्यू 1000 इंटू कितने परसेंट, कितना बनता है, 400। अब मेरा सवाल, ये बिका कितने का होगा, उसका जवाब यह है कि जी ये बिकना तो था 1 नवंबर की फेयर वैल्यू पे, ठीक है। अब 1 नवंबर में पूरे सवाल में कहीं फेयर वैल्यू गिवन है, माना कि 1 जनवरी 23 और 1 नवंबर 23 में माशाल्लाह सिर्फ 10 महीने का फ़र्क है पूरे, तो 10 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन अब सवाल जब नहीं बता रहा ऐसा कोई फ़र्क, तो नॉर्मल अजम्पशन फिर यही हो सकती है कि लैंड की कहीं जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे इतनी मेच्योर हो चुकी है प्रॉपर्टी की वैल्यू के 6-8 महीने में ज़्यादा चेंज नहीं आती, ऐसी बहुत सी जगह हैं, ठीक है। हाँ, हमारे इलाके में भाई कह रहे हैं कि हमारे इलाके में 1 जनवरी पे अगर कोई 1250 की प्रॉपर्टी थी तो ये एक, या तुम इसको ब्रेक होगी ना, पहले इसको मिल लेना कि जिसकी बात हो रही है देख लेना तुम, ठीक है ना, कि आप 10-12 महीने बाद भी जाएं तो वो प्रॉपर्टी उसी वैल्यू पे मौजूद होती है, ठीक है ना। तो आप 1250 के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो नॉर्मल असम्पशन ये ले सकते हैं कि 1250 की ही ये बिकी होगी, यानी कि इसका 40% कितना बनता है, अनलेस अनटिल के वो खुद बता देता सवाल में कि इस दिन की कोई और वैल्यू है, ठीक है ना। अब बस यही था कि उनकी एंट्री ये है और कितना गेन उन्होंने वो किया होगा। अब हमने ना ये रिवर्स करनी थी, क्योंकि ये तो कॉस्ट मॉडल वाली एंट्री थी, ये हमने रिवर्स करनी थी और फिर हमने रीवैल्यूड एसेट जो कर लिया हुआ रीवैल्यू उसके हिसाब से फिर दोबारा बुक भी करनी थी, ये डिस्पोजल को बुक भी करना था। अब यहाँ पर आए तो ये असल में मसला था, ये होना चाहिए था कैश डेबिट लैंड क्रेडिट 500 से। 500 से क्यों, क्योंकि हमने 1250 पर ले आना था जब 1 जनवरी पे इस लैंड को, तो ये तो 500 पे चला गया ना, इसकी फेयर वैल्यू क्या थी 500, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ये फेंकना था सरप्लस डेबिट, क्योंकि हमने ये 100 रुपए का गेन बुक किया होना था। ये बात समझ आ रही है। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूंकि रीवैल्यू नहीं किया तो उन्होंने ये एंट्री की हुई थी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री इन दोनों से मिलकर बननी है, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री इन दोनों से मिलकर बननी है। तो हमने ये जो PNL में उसने रिकॉर्ड किया ना 100, इसको रिवर्स करना,
ठीक है। और फिर हमने चेन इक्विटी के अंदर ये वाली एंट्री डालनी थी। बाकी कैश तो ठीक है, लैंड को 100 से जो कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक मिनट तरतीब से चलते हैं ना। ये जी P&L डेबिट, लैंड क्रेडिट, ये क्या किया आपने, 100 रुपए से आपने इस लैंड के गेन को रिवर्स किया जो P&L में रिकॉर्ड किया था उन्होंने, सही है। और उसके बाद लैंड 100 रुपए से कम किया आपने, ठीक है। और अब चूंकि असल में ना समझें, हमने यकम जनवरी पे क्या कर दिया हुआ है, कहीं पे वर्किंग हुई पड़ी हो, चलें 12 यकम जनवरी में हमने क्या किया हुआ है, यकम जनवरी 2000 कौन सा साल है, 23 है। यकम जनवरी 23 पे हमारे इस लैंड की बुक वैल्यू क्या थी जो हमने बेचा, मैं सर उसकी बात करूं तो 400। हमने इस दिन उठाकर इसको किस पर ले आना था, जो कि ले आए हैं 500, और हमने ये रीवैल्यूएशन सरप्लस बाकी भी है, मैं सिर्फ इस डिस्पोजल वाले को अलग से जरा बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हमने इसके ऊपर ये 100 रुपए का सरप्लस जो है ये कहां रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, सही है। अब हमने ये 100 का सरप्लस रिकॉर्ड कर रखा है ये, ठीक है ना। अब ये यकम जनवरी 23 को रिकॉर्ड किया था। अब ये एसेट चूंकि नवंबर में बिक गया तो ये सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो असल में तो ये एंट्री है आफ्टर दिस रीवैल्यूएशन, किधर की रीवैल्यूएशन की एंट्री, ये यही है ना, कहां गया वो हमारा, सिर्फ लैंड को देखें ना, यहां वर्किंग की थी अलग से मैंने, ये लैंड ये कॉस्ट है और ये इसका क्या है जी, रीवैल्यूएशन। तो पूरा 250 का सरप्लस बुक हुआ है। और बोलो, वो अलग बात है कि हमने यहां से ना इकट्ठी एंट्री कर ली थी ना, कंबाइन एंट्री कर जान छुड़ाई थी, ठीक है ना। अब पूरा सरप्लस बुक हो चुका हुआ है, लैंड का पूरा सरप्लस बुक्ड है। तो जब वो लैंड बिकेगा तो उस लैंड के बिकने की एंट्री ये सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट उस 100 की होगी, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया हुआ था, उसने चूंकि रीवैल्यू नहीं किया था तो उसने ये वाला गेन 100 रुपए का कहां रिकॉर्ड किया हुआ है, P&L में। तो उस वाले को फिर हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, P&L डेबिट और लैंड क्रेडिट, ठीक है, सही है। ये ओरिजिनल होना चाहिए था कैश डेबिट लैंड क्रेडिट 500 से और रिटेन्ड सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 100 से। लेकिन कर क्या गए वो, ये कैश डेबिट तो 500 से ही हुआ, P&L क्रेडिट कर गए 100 से और लैंड 400 से क्रेडिट हुआ है। तो इन दोनों से मिलाकर मैंने ये करेक्टिंग एंट्री की है, ये ओरिजिनल और रॉन्ग से मिलकर ये करेक्टिंग एंट्री हुई ये, ठीक है। अब इसमें एक मसला ये आता था कि यहां पे हम कैसे ले लें ये 500, तो वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात, यहां से इन दोनों एंट्री से ये करेक्टिंग एंट्री बन रही है कि P&L में 100 का गेन रिकॉर्ड हो गया तो उसको डेबिट करो, और लैंड क्रेडिट होना था 500 से, हुआ है सिर्फ 400 से, तो मजीद 100 से क्रेडिट कर दो, ये करेक्शन हो गई। और उसके बाद ये हमने जो डिस्पोजल हुआ है उसके सरप्लस को ट्रांसफर कर, ठीक है, सही है। तो डिस्पोजल वगैरह तो बाकी सही हो गया था, लेकिन ये मसला जो है ये क्योंकि उसने रिकॉर्ड किया तो सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री नहीं हो पाई थी। ये बार्ड वाला सवाल था जी, इसमें कोई सवाल है तो पूछें। ये छोटी सी बात थी, बस इसके अंदर ये समझ नहीं आता ये कि यहाँ पे हम 500 कैसे लें। तो भाई वो खान साहब ने हमारा मसला ही हल कर दिया, ने कहा हमारे इलाके में 2-2 साल से प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ी, तो जब यकम जनवरी पे एक वैल्यू आ गई और सवाल चुप है तो नॉर्मल, ये कई बार पहले ये बात कर चुका हूँ आपके साथ में, अब तो कल परसों भी बायोलॉजिकल एसिड, वो तो चलो 2-3 दिन बाद था, लेकिन बात है कि सवाल चुप है तो क्या अज्यूम कर सकते हैं, 1000 रुपये भी की होगी नहीं, 1250 साल के शुरू में फेयर वैल्यू थी तो कोई चेंज होता तो बता देता, असल होता कि वो चेंज बताता, लेकिन चलो खैर क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, सवाल कोई है सवाल? अच्छा बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दें अभी मुझे, अभी ज़्यादा तंग नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट दें। इन सवालों में से किसी सवाल में और कोई मसला तो नहीं था? किसी सवाल में, इसमें अब जो बाकी सवाल बचे थे किसी सवाल में कोई मसला तो नहीं था? किसी MCQ में कोई मसला तो नहीं था? इस चैप्टर में कोई मसला तो नहीं था किसी किस्म का? था मसला क्या? वो क्वेश्चन निकालेगा भाई अब ब्रेक के बाद, और ये क्वेश्चन का आंसर करके उसके बाद हम फौरी तौर पे क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा दिल है कि अगर टाइम ने इजाजत दी तो मैं कैश फ्लो का सवाल आज करा दूंगा, जालिब वाला, ठीक है, ओके। ये हो गया है ना, तो ये क्विकली कर लेंगे ना, एक दफा डिस्कस तो कर लेंगे ना, डिस्कशन तो, हाँ
टर्म टेस्ट वाला करा दूंगा, चलो कोई एक करा देता हूँ, लेकिन इसको डिस्कस तो इसको भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल भाई का सवाल लेंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, ठीक है जी। पार्ट 1 क्लोज कर दें।